दोस्तों नमस्ते। मैं दीपेन होप कंसल्टेंट से। आज के एपिसोड होप कास्ट में हम लोग बहुत ही जो आज का बर्निंग इश्यूज हैं, जो सभी जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फैलते जा रहा है, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ है। और उसके बीच में जो बच्चे हैं, जो खास करके एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ाई करने जा रहे हैं, और या पिछले 2 साल में 18 नवंबर 2021 के बाद में जो बच्चे गए हैं, वो कैसी हालत में है, उनकी डिग्री कितनी वैलिड होगी, नहीं होगी, उनका भविष्य कितना सुरक्षित है या कितना अंधेरे में है, हम इन सब पे बात करेंगे। और इस बात करने में जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, काफी सीनियर हैं, इस फैटर्निटी के काफी जाने माने काउंसलर हैं, एडवाइजर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और 2021 के बाद, नवंबर 2021 के बाद उन्होंने जिस तरीका से एक्टिविज्म को दिखाया है एमबीबीएस अब्रॉड के बच्चों के लिए, जैसे जैसे उन्होंने दौड़ा, एनएमसी हो, पीएमओ हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, मुझे लगता है कि कम से कम एक रूम तो इनके चिट्ठियों से और उनके जवाबों से भर चुका होगा इनका। और इनका ही नतीजा है कि एफएमजीएल में पिछले 1 सालों में टाइम टू टाइम कई अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट्स तो नहीं कर सकते हैं, उसमें क्लेरिफिकेशन हुआ है, नोटिफिकेशन आए हैं, एफएक्यू आया है, लेकिन अभी भी समस्याएं वही हैं जहां से हम चले थे, वहीं पे अभी भी हम खड़े हैं। लेकिन उम्मीद है, जिस तरह से आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, जिस तरह से आप सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, इसमें जरूर परिवर्तन होगा। आपके जो मेरे गेस्ट है, मिस्टर रवि कुमार कौल साहब है, एडमिशन एडवाइजर इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब इनको मैं सीनियर के हिसाब से बुलाऊं या काउंसलर के हिसाब से बुलाऊं या एजुकेशनिस्ट के या एक्टिविस्ट के हिसाब से बुलाऊं, मैं इन्हीं से पूछूंगा कि आपको इस होपकास्ट में किस नाम से बुलाऊं मैं। तो बहुत बहुत स्वागत है होपकास्ट में आपका और आज के एपिसोड में। थैंक यू। मैं एडमिशन एडवाइजर था जिस दिन यूक्रेन में पहला बम गिरा तब तक। उसके बाद से मैं देखा बच्चों को अनाथ की तरह सड़कों पे छोड़ दिया गया, तो मैंने सब कुछ भूल के, घर में भी इस चीज पे बहस होती है, सब कुछ भूल के मैंने सोचा नहीं, इनको पहले सेटल करना होगा। तो उसके लिए अपना पूरा समय समर्पित कर दिया। और आज भी मैं एनएमसी से अभी अभी होके ही आ रहा हूँ। तो क्योंकि काफी समस्याएं हैं, भविष्य अंधकार में है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर वाकई में इस एफएमजीएल गैजेट के बारे में इंसान सोचे, वाकई में वकीलों के साथ बैठ के, एनएमसी के साथ बैठ के सोचे, जिनको मौका मिला चलो भाई ट्रांसफर करके वो खुद भी ट्रांसफर हो गए, बच्चों को भी ट्रांसफर किया। फर्स्ट ईयर के बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हर कंसल्टेंट, हर कॉन्ट्रैक्टर ने 2021 में बहुत पेट भर के पैसा कमाया था। रवि सर, मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि काफी लंबा ये विषय है और एक दिन में और एक एपिसोड में हम लोग इसको समेट नहीं पाएंगे। तो जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, या जो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं 2024 में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके, या जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, या उनके पेरेंट्स के लिए, या वो कंसल्टेंट जो अभी भी अनअवेयर हैं, जानते हुए भी कि एफएमजीएल में क्या चीजें हैं और कहाँ कहाँ पे क्या चीज मिसिंग है। तो मैं चाहूंगा क्या यहां से हम लोग शुरू करें कि 2002 में जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 18 फरवरी 2002 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, अगर मैं ठीक ठाक समय अगर मैं बता पाऊं तो बिल्कुल 18 फेब 2002 को ये नोटिफिकेशन होता है। और सेम कंडीशन अगर उस समय के आप देखें या उस समय के जितने भी केस लॉज आप पढ़ें, तो जो सिचुएशन 2002 से पहले एमबीबीएस अब्रॉड की बनी हुई थी इंडिया में, वही स्थिति क्या 2021 के पहले आते आते फिर से बन गई? एक तो ये सवाल है। उससे भयानक बन चुकी है। तो अब हम ये बताना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि 2002 के स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में और 18 नवंबर 2021 के एफएमजीएल में क्या क्या कॉमन चीज है और क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो एफएमजीएल में ऐड किया गया जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में नहीं था?
क्या आप इसको बता पाएंगे आप? देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन बहुत ही सिंपल सरल था कि उसमें ये कहा गया कि आपका 31 दिसंबर, जिस साल में आप पढ़ाई करने जाओगे, 31 दिसंबर उस साल को आपका उम्र 17 साल की होनी चाहिए। ठीक। एग्जैक्टली। और फीस आपके पीसीबी में जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए, इंग्लिश में पास होने चाहिए। ये टोटल क्राइटेरिया। अब सवाल उस टाइम ये भी आया कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज ठीक है कौन सा गलत है। तो उसमें ये भी इनकॉर्पोरेट किया गया कि उस चीज को देखने के लिए आप डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में देख सकते हैं कि अगर वो लिस्टेड है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां की लोकल सरकार उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज की है और हमारे बच्चों पे डिग्री ऐसी मिलनी चाहिए जो वहां पे एलिजिबल टू रजिस्टर होनी चाहिए, जहां पे उस वहां पे अगर वो वहां की लाइसेंसिंग के पूरी करेगा तो उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए ताकि लाइसेंस मिल सकता है उस डिग्री पे, तो वो हमारे यहाँ वैलिड होगी। 18 नवंबर 2021 का जो गैजेट आया है वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 से बहुत हटके है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आया क्यों, उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं। बिल्कुल। क्योंकि मेरा घर आईटीओ के बहुत नजदीक था उस टाइम में, तो मैं आता जाता रहा एनएमसी, और वहां कुछ बहुत अच्छे, वाकई में दिल खुश होता है जब उनके बारे में सोचता हूँ। कुछ अच्छे ऑफिसर थे, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे, उनसे काफी वार्तालाप होती थी। नॉट एज ए कंसल्टेंट, एज ए पेरेंट जाता था मैं वहां पे उनसे मुलाकात करने, समझता था। कारण ये था 303 एफआईआर हो चुके थे 2002 से पहले उन बच्चों पे जो विदेश जा चुके थे। उसकी कॉपी मेरे पास अभी भी है। जो बच्चे अब्रॉड गए थे, या तो उनका 12वीं का मार्क्स कार्ड फेक था, या वहां से जो करके आए वो डिग्री फेक थी। कहीं ना कहीं मतलब फोर्जरी वाला मामले थे वो 303, हर किसी न किसी स्टेप पे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे हिसाब से भारत सरकार ने या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया कि इसको कैसे रोके। जबकि उस टाइम तक, उससे थोड़ी समय पहले तक, बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉमिनेशन पे इन्हीं कंट्रीज में जाते थे, सीआईएस कंट्रीज में, जिसको आज हम सीआईएस कंट्री कहते हैं। उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था। तो नॉमिनेशन पे भारत सरकार भेजती थी। पढ़ाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। हुआ यूं कि वही फोर्जरी वाला जो लोगों ने किया, जब प्राइवेट लोग उस प्लेयर घुसने लगे कि कंसल्टेंट भेजने लगे बच्चों को, तो वो गए, पता नहीं वहां बिजनेस करके आए, क्या करके आए, नकली डॉक्यूमेंट, नकली सर्टिफिकेट, यहाँ से 12वीं का मार्क्स सर्टिफिकेट, वो नकली माल चल रहा था। इस वजह से इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन लाया। लेकिन 2019 आते आते जब मोदी जी, उससे पहले 2014 में जब आए, तो एक आरटीआई मैंने फाइल किया था एनबीई में, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में, राइट। कि सर मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में कंट्री वाइज, कॉलेज वाइज मुझे डिटेल चाहिए। उस आरटीआई में मेरे से गलती हो गई कि मैंने एक चार्ट पैटर्न में उनको वो बना के दिया कि इस पैटर्न में चाहिए। तो उन्होंने उस पर वापस जवाब दिया कि इस पैटर्न में हमारे पास डाटा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ दिन बाद एनबीई ने ऐसी लिस्ट जारी की जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। 2014 से, मेरे ख्याल से 2014 से 18 तक, 14, 15, 16, कुछ 19 तक। नहीं, वो तो बाद में तो बहुत सारे आते गए, लेकिन एक जो था वो उन्होंने पहले जो निकाला, वो पहला निकाला उन्होंने 14 to 18 तक। हाँ, 14 to 18 तक। राइट। तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। एफएमजी रिजल्ट 14 नहीं, 12 से 14 का किया। ओके, हाँ, उन्होंने पहला, मैंने 14 में आरटीआई की थी ना, तो 12 से 14 में का उन्होंने प्रिंट कर दिया, जो कि 54 पेज का था, इफ आई रिमेम्बर, यस 54 पेज था। 12 से 14 का रिजल्ट निकला। इसमें पहले 3 पेज मेरे ख्याल से ऐड हुए थे। एक सेकंड में देखता हूँ, 3 ही पेज होने चाहिए। बिल्कुल 3 पेज थे, जो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस थी टू फॉरेन कंट्रीज थ्रू इंडियन एम्बेसी। ये 12 से 14 वाली लिस्ट में पहले लगा हुआ। आज भी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे ये लिस्ट रखा हुआ, एम्बेसीज के वेबसाइट पे भी अभी भी अवेलेबल है। तो
उनको कहा गया कि भाई देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कंट्री ठीक नहीं करेगी उसको हम डी लिस्ट कर देंगे। तब तक लिस्ट हुआ करती थी यूनिवर्सिटीज की। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजों की वार्निंग दी गई थी इस नोटिफिकेशन में। तो चलता गया, कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए। जो पेरेंट विदेश जा रहा है, बच्चे को भेज रहा है, अगले हफ्ते वो कंसल्टेंट बन के उभर रहा है। तो हर गली हर नुक्कड़ पे कंसल्टेंट इतने बन गए कि अब पता ही नहीं है कि स्टूडेंट कौन है, कंसल्टेंट कौन है। मेरे पास भी कोई कई पेरेंट आते रहे, जब आते थे, सर मेरा स्टूडेंट है, कितना कमीशन दोगे? तो 2 दिन बाद पता चलता था वो भांजा या भतीजा है उसी बंदे का। इस तरह से कंसल्टेंसीज बन गई हर गली में, हर नुक्कड़ में। उसी जिस तरह से कंसल्टेंट बनते गए, उसी तरह से अब्रॉड में कॉलेज बनते गए। राइट। जो एक आर्टिकल ग्रेटर कश्मीर में भी छपा था, श्रीनगर में, कि 6-7 सालों में 70-80 कॉलेज बांग्लादेश में बन गए। वो कैसे बने कुछ नहीं पता। वही डॉक्टर वानीकर ने मेरे से भी सवाल पूछा, मुझे ये बताइए, ये कॉलेज फंडिंग कौन करता है? इतने सारे कॉलेज विदेश में खुलते कैसे हैं? तो ये एक प्रश्न है ये मेडिकल एजुकेशन में। आते आते जब मोदी जी ने फिर एनएमसी को फॉर्म किया, मेडिकल काउंसिल को चेंज से ट्रांसफॉर्म करके किया, नाम चेंज किया, क्या किया, अगर नया ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, नई ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसी बिल्डिंग में सब कुछ उसी में, काफी यू कैन से कि रीफेस सारा कुछ कर दिया। उसमें एनएमसी एक्ट इन्होंने लाया। एनएमसी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है, अगर हम देखें तो एक एक शब्द, एक एनएमसी बिल 2019। 19, हाँ पता है। उस एक्ट में मैं कभी पढ़ता हूं तो हैरान होता हूं, कितनी वास्ट डिटेल में वो एनएमसी एक्ट बना है। बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत, मतलब हर शब्द कुछ पेजेस का है। 8 अगस्त 2019, ठीक है, पेजेस कुछ ही है, लेकिन उसमें हर शब्द में वो लोग एक गैजेट बना सकते हैं। हर पेज पे इतना इतना है। तो इस यही करते करते उन्होंने कोशिश की कि अब्रॉड एजुकेशन बढ़ जाए, ठीक हो जाए। ये जो 2012 से 14 वाला किस्सा जब हुआ, इसमें इन्होंने जो ये इंस्ट्रक्शन दी थी, 3 पेज लगे हुए उस पर, उसको मेरे हिसाब से इंडियन एम्बेसीज ने मिस इंटरप्रेट किया। राइट। कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से हर कंट्री के एम्बेसी ने बहुत उल्टा सीधा लिस्ट भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मेडिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं। उसमें आया 200 से ऊपर कॉलेजों का नाम, चाइना से भी। नहीं, ये एक चीज बताइए, क्या इंडियन एम्बेसी ने अपने से मिस इंटरप्रेट किया उस चीजों को, या किसी ने करवाया उनसे? कुछ नहीं कह सकते। देखो आज भी जो है ये एफएमजीएल गैजेट पे जो हो रहा है अब्रॉड में, इंडियन एम्बेसी जो कर रही है, वो कौन उनको इंटरप्रिटेशन इस चीज की दे रहा है, भगवान जानता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उस पे मैं बाद में आऊंगा। मतलब 2012 से 14 का जब आया, 15, फिर कोर्ट में केस भी गया चाइना के खिलाफ 2007 इंडिया में। हाँ 2007 में। उससे पहले मनीला बाई एमबीबीएस, चाइना बाई, मुन्ना बाई एमबीबीएस, ये सब आर्टिकल भी छपे कई अखबारों में। बिल्कुल। और उस एक उसमें से एक क्या नाम है, जर्नलिस्ट ने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, उसमें मेरा नाम भी छपा था। मैंने जबकि कहा था यार मेरा क्यों छपा, मेरा तो कोई है ही नहीं योगदान इसमें। तो वो चीजें छपी, कोर्ट में केस गया। आपको फिर पता है कि चाइना गवर्नमेंट ने कैसे वो लिख के हिसाब से आर्टिकल्स ऑफ जो वहां के एजुकेशन के हैं उसमें लिखा है, मेरे पास उसकी भी कॉपी है, ट्रांसलेटेड कॉपी भी है। उसमें लिखा है कि हाँ ये सही है कि चाइना में इंग्लिश मीडियम फैकल्टी अच्छी नहीं है, इसलिए ये 200 से 250 कॉलेज नहीं, हम 30 या 35 कॉलेजों की पहली लिस्ट आई थी, इसमें हम चलाएंगे इंडियन इंग्लिश मीडियम। तब तक इंडियन कंसल्टेंट एजुकेशन चलाता था, तब तक इंडियन कंसल्टेंट टीचर देता था, इंडियन टीचर, इंडियन फूड, इंडियन सिलेबस, सब इंडियन। और इंडियन कंसल्टेंट शायद, मुझे नहीं पता है, मैं वहां नहीं था, शायद जैसे लोग कहते हैं कि इंडियन कंसल्टेंट ही फीस भी कलेक्ट करता था और वो कुछ पार्ट उस फीस का चाइना के कॉलेज को देता था। लेकिन बाद में जब 2007 में सुप्रीम, यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में, मेरे ख्याल से दिल्ली हाईकोर्ट में जब केस चला, उसके बाद चाइना गवर्नमेंट ने भी लिस्ट जारी की, तो हर साल लिस्ट आती गई, उसमें कॉलेज ऐड होते गए, निकलते गए। तब तक बेलगाम मेडिकल एजुकेशन चाइना में चल रही थी। कितने बच्चे एक कॉलेज में जाएंगे कोई लिमिट नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर चला रहा था। वहां पे उन्होंने, एमसीआई ने भी उसमें काफी योगदान दिया कि जिसमें फिर
चाइना गवर्नमेंट ने आज की डेट में भी किसी भी कॉलेज में 100 से ऊपर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों में 60 के आसपास लेते हैं, प्लस माइनस 60। मिनिमम 40 है, इंफ्रा मैक्सिमम 150 है। और 150 हो गया। अच्छा, तो हर साल वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इंडियन एम्बेसी लिस्ट भेजते थे, ये हमारे कॉलेज है जिनको हम इंग्लिश मीडियम में इतने बच्चे लेने की अनुमति देते हैं। वो इंडियन बच्चों के लिए लिस्ट सिर्फ नहीं होती थी, टोटल फॉरेन फॉरेन स्टूडेंट्स उतने स्टूडेंट्स होने थे। का एग्जैक्टली। वही चीज अभी जो मैंने जो पीछे सुना है, ज्यादा नहीं कहूंगा इसमें, कि ये हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यही हुआ कि पता जब चला कि भाई कुछ कंट्रीज में कॉलेज जो एम्स के कॉलेज थे, काफी छोटे कॉलेज हैं, बहुत छोटे कॉलेज हैं, जिनमें, जबकि हमारे एम्स में मेरे ख्याल से 60 से 100 सीट का है दिल्ली में, और वहां पे उन्होंने देखा कि 1200 स्टूडेंट एक कॉलेज में, 1000 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट। तो हमारे एक किस कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे 1200 1500 ये स्टूडेंट? पहले मैं जहां तक मैंने सुना है, आई डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि नॉर्मली मैं वो चीज नहीं बोलता हूं जिसके लिए मेरे पास एविडेंस हो। पहले मोदी जी सुनने में आया कि मोदी जी पहले रशिया गए, और चूंकि जहां भी होता है, जैसे फिलीपींस वो गए, तो मेरी एक स्टूडेंट गई थी फिलीपींस, तो मैंने उसको बोला था, हाँ बेटा तुम जाना, तुम भी जाना, मोदी जी से मिलना, तो फोटो भी खिंचवा लेना, मैं अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, अभी भी मेरी वेबसाइट पे वो फोटो है। ओके। इसी तरह से जब वो रशिया गए, तो रशिया में भी एम्बेसी ऑर्गेनाइज करती है अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोग्राम, बिल्कुल। तो उन्होंने वहां पे देखा बच्चे हैं इंडियन, अच्छा कहाँ पढ़ते, ही इंटरेक्ट्स विद वेरी वेरी वेल विद स्टूडेंट्स। जब इस तरह से मिले तो उनको पता चला कि यहाँ रशिया में 20,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट है। ही डिडंट रिएक्ट। 20 रशिया में 20,000 स्टूडेंट छोटी सी बात है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ये है, सब कुछ है। तो ही वॉज नॉर्मल। अगली बार वो एक किर्गिस्तान में गए, जहां पता चला वहां पे भी बच्चे आए। तो सुनने में आया है, मैं ये लोगों की सुनी हुई बात पे ये बोल रहा हूँ, लोगों ने ही कहा कि भाई जब पूछा गया तो एम्बेसी में। रवि सर, मैं आपको एक मिनट रोक दूं। ये पूरी बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया जा रहा है, तब आप जाके समझ पाएंगे एफएमजीएल को क्यों लाया गया, और एफएमजीएल में वो सारे वर्ड्स क्यों रखे गए जो स्पिनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में नहीं था। अगर डायरेक्टली हम उस सेक्शन को पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो फिर आप उसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे जहां पे आप अभी भी हैं। तो किसी भी चीजों को समझने के लिए आपको उसके पीछे का पूरी फिलॉसफी और पूरी की पूरी बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। तो वही बैकग्राउंड अभी रवि सर बता रहे हैं। हाँ सर, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जब मुझे कोई पेरेंट मिलता है, स्टूडेंट मिलता है, सर कौन से कॉलेज में जाऊं, जब बोलते थे मैं बोलता था इस कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में जाओ। सर उसका एफएमजीई यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट परसेंटेज कितना है? मैं कहा बेटा उससे क्या फायदा? सर नहीं वही फर्क होता। मैं कहा सर बेटा, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे देश में, जो मैंने कई बार पॉइंट आउट किया है, कोचिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी ऐसी चीज है जिसने हमारे मेडिकल एजुकेशन नहीं, हर एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रखा। अपने आप में एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है। अब मुझे ये बताइए, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, जब आप बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स एडमिशन करना चाहते हैं, एडमिशन के लिए लाखों रुपए डोनेशन देना पड़ता है ऐसे स्कूलों में। बिल्कुल। ठीक, केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल में हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स होता है, मेरे बच्चे को बोलेंगे ना कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं बड़े स्कूल में। अब जैसे कि कोचिंग जो है, कोचिंग से काफी मामला हमारा बिगड़ा है, बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई स्टूडेंट्स की लाइफ में बिकॉज ऑफ कोचिंग ओनली। हम किसी स्कूल को लाखों रुपए बचपन में एडमिशन के लिए देते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन उस बच्चे को 8वीं के पास करते हुए 9th 10th 11th 12th इसमें उसको कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? हम किस लिए वो इतने लाखों रुपए डोनेशन देते हैं उन स्कूलों को, तब भी उनको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। हम स्कूल जिस पे हम पढ़ते हैं उसमें एजुकेशन का स्तर क्यों नहीं बेटर करते हैं? व्हाई डोंट यू गिव इंसेंटिव टू द टीचर्स? उसमें समस्या बताता हूं कहां पे है सबसे बड़ी चीज। ये थोड़ा मैं डाइवर्ट कर रहा हूं टॉपिक, मगर ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी चीज है। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको एक दूसरे से इंटरलिंक करके ही सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। बच्चा 9th में आ गया,
आप उसको बताएंगे बेटा आप देखो मेहनत करनी पड़ेगी, 10th में आपको इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, तभी आपको पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स विद मैथ्स या ये सब XYZ मिलेगा, नहीं तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। बच्चा स्कूल जाता है, मेहनत करता है, लेकिन शाम को पापा आते हैं, बेटा अब एक काम कर, फला टीचर है, टीचर टीचर नहीं छोड़ो, टीचर क्या करेगा, फला कोचिंग सेंटर में जाइए, आप कोचिंग ज्वाइन करें। दुबे जी मैं आपको आपसे जानना चाहूंगा, आप सुबह स्कूल में आपने ब्रेन पढ़ा और शाम को आपने कोचिंग में हार्ट पढ़ा, अगले दिन आपने लंग्स पढ़े स्कूल में, और शाम को मान लो हार्ट ही कंटिन्यू हुआ, आपको ये तीनों पार्ट्स ऑफ द बॉडी में खिचड़ी नहीं बनती दिखाई देगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज हो रही है 8वीं पास करने से लेके नीट तक। बिल्कुल। क्यों हमें कोचिंग करवानी पड़ती है स्कूल में लाखों रुपए देके भी? क्या रिजल्ट, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है इतने बड़े स्कूल्स का? मैं तो कहता हूं उससे बेटर है केंद्रीय विद्यालय, जहां से हमारा बेटर रिजल्ट आता, वो भी उतना ही उससे बेटर रिजल्ट लाते हैं केंद्रीय विद्यालय, सरकारी स्कूल। नहीं, मैंने इसमें खुद इसमें कुछ जो काफी प्रतिष्ठित स्कूल्स हैं, जो काफी प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं शहर के अलग अलग जगहों पे, एक नया हम्म सिस्टम उन्होंने अपना लिया पिछले 2 सालों से। वो हम्म अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में एक इलीट बैच बना दिया है। अब हम्म उस इलीट बैच का क्या मीनिंग है कि आप उस कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, आपको हम्म स्कूल क्लासेस नहीं करने हैं, आप सिर्फ जाइए, सप्ताह में आके प्रैक्टिकल कर लीजिए और आप कोचिंग जाइए। और ये उस अभी 1-2 साल से कुछ हुआ है ये, करेक्ट? एग्जैक्टली हाँ 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 हाँ। स्कूल और अच्छे प्रेस्टिजियस स्कूल और उस शहर के सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन तैयार कर रहा है डॉक्टर इंजीनियर के नाम पे, वो दोनों में एक कोलैबोरेशन होता है। अब आप समझिए कि इस एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अगर 1 घंटे के या 45 मिनट्स के जो क्लासेस चलते हैं, टीचर सिर्फ उसमें आपके सब्जेक्ट और टॉपिक्स को नहीं पढ़ाता है, उससे 15 टू 20 मिनट्स या 15 टू 10 मिनट्स दुनियादारी की बातें होती हैं, सोशल 100%। अवेयरनेस की बातें होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें होती हैं। तो ये एजुकेशन हम्म सिस्टम जिस तरह से बनते जा रहा है, तो उसमें कोचिंग और उसमें इन सारे रूल्स रेगुलेशन को दरकिनार करके कुछ लोग, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स पजल हो जा रहे हैं कि इतना मेहनत किया बच्चा ने, इतने मेरे पैसे खर्चे हो गए, उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, फिर मेरा तो समाज में मुंह दिखाने लायक मैं कैसे बच पाऊंगा? अब इसको डॉक्टर बनाना है, ये भूल। आप ये कोचिंग में देखिए ना, जब क्लास होती है, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग है, ट्यूशन सेंटर है, कुछ भी है, कितने एक बार में कितने बच्चे पढ़ते हैं एट वन टाइम? जब टीचर लेक्चर देता है तो कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैंने तो कई जगहों पे ये भी सुना, अब मुझे उसका भी प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा नहीं है, लेकिन बच्चों से ही सुना है कि सर हमने तो टीचर को आज तक देखा नहीं, वो स्क्रीन पे दिखा देते हैं बस, हम तो फला बिल्डिंग में, बहुत दूर एक बिल्डिंग में थे, वो हम खाली उनको सुनते थे, उसी बेसिस पे पढ़ते थे। बिल्कुल। मैं आपसे इस टाइम वीडियो पे मुखातिब हूं, आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सामने होंगे तो शायद लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। एक इमोशनल टच होता है जब हम आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, बिल्कुल। और जो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, वो चीज का लेवल बहुत अलग होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, हुआ यूं कि अखबारों में जैसे कोचिंग सेंटर रिजल्ट आता था नीट का या जेई मेंस का, तो फोटो छपते थे अगले दिन। अभी भी छपता है? ना ना, अब वैसे नहीं छपते हैं। अच्छा मैं अच्छा। बताता हूं क्या हुआ था। ओके। मैं अगले दिन गया टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं कहा सर मुझे ना कल सुबह एक एड देना। हम जाते थे अखबार में एड देने अपना MBBS अब्रॉड। तो मैंने उनसे कहा सर क्योंकि हम अगर आज देंगे तो आज यानी कि है थर्सडे, तो फ्राइडे नहीं भैया, सैटरडे या संडे छपेगा। अच्छा, मैं कहा सर मुझे कल चाहिए, तो ये है आधा पेज का एड है। बोला नहीं कल तो छपेगा नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया गया, 1-2 जगह और गया, मैं कहा क्यों? बोला नहीं ये 3 दिन पहले छपना होता। मैंने पेपर निकाला, मैं कहा इस पेपर के बारे में मुझे बताओ। कल ये रिजल्ट आया, CBSE का हुआ, AIPMT होता था ना उस टाइम। AIPMT होता। मैं कहा सर ये रिजल्ट कल आया, आज ये इनके सभी कोचिंग सेंटरों के ऐड कैसे छपे? और सभी कोचिंग सेंटरों में
जितने वो ऐड थे उनमें 80% बच्चों के फोटो सेम थे। बिल्कुल। मैं कहा ये चक्कर क्या, क्या इनको रिजल्ट पहले से पता था? ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसके बारे में भी कुछ जर्नलिस्ट को मैंने कहा कहा पता नहीं उन्होंने छापा नहीं छापा, भगवान जानता। लेकिन अब आप देखेंगे, अब ये उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दो चीजें हुई। नीट का रिजल्ट या जेई वगैरह का रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद वो फोटो छपते हैं, अदरवाइज अगले दिन छपते थे। बिल्कुल। क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में जो अगले दिन छपते थे, कई बच्चे ऐसे होते थे अभी वो स्टूडेंट होते थे कोचिंग सेंटर में, उनका पहले ही नाम छप जाता था। बिल्कुल। और कुछ होता था, मार्केटिंग थी। उसके बाद ये छप गए। उसके बाद अभी जो है अब वो लेट छपते हैं। फिर सवाल उठाया मैंने, मैं कहा यार ये रैंक 1 इस कोचिंग सेंटर वाले का है, इसका है, उसका है, किसका है? उसमें भी अब बदलाव आ गया। ये रेगुलर स्टूडेंट चौबे जी मेरे यहाँ है, फला सेंटर में ये ऑफलाइन स्टूडेंट है दूसरी जगह। अब उनके नीचे कुछ और स्टूडेंट्स का कैटेगरी बन गई। पार्ट टाइम, तो मतलब ये ताकि कल को ऑफेंस होना, हाँ ऑनलाइन मोड में है ये। तो ये चीजें, ये वाकई में ना इट्स बिगेस्ट बिजनेस। हमें बेसिक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर करना है, स्कूल्स को मोटिवेट करना है। जो मान लो आप स्कूल में दे रहे हो 10,000 रुपए फीस, एग्जाम्पल 10,000 है नहीं, ज्यादा है आजकल। 10,000 रुपए आपने स्कूल में फीस दिया, 10,000 रुपए आप कोचिंग सेंटर को महीना दे रहे हो। इसमें बीच का रास्ता निकालो, 15,000 या 20,000 स्कूल के देख के, स्कूल एक ही जगह पे सारी चीजें क्यों नहीं हो पा रही? बिल्कुल। वाई शुड इट बी डन इन स्कूल? बिल्कुल। 30 के 30 बच्चे वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ ठीक है भैया, 10 बच्चे नहीं दे पा रहे इतना पैसा, उनको भी बेनिफिट होगा ना, इट विल बी बेनिफिट टू द कंट्री। तो क्लासरूम में 30 बच्चे 35 बच्चे पढ़ सकते हैं ना, इंडस्ट्री में तो बल्क में वही तो प्रोडक्शन। प्रॉब्लम। नहीं, वो सभी स्कूल, इंडस्ट्री को हमें क्या करना? अगर स्कूल बनाए हैं तो इंडस्ट्री किस लिए बनाई? तो प्रॉब्लम तो यहीं पे यही है तो ना। यही तो समस्या हुई। हम एक और तरफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम सभी को खुले हाथ छोड़ रहे हैं कि भाई तुमको कोचिंग जैसे सेंटर, चला अरे वैसे कोचिंग सेंटर में भी आप देखो, जब उनकी एड आती है चलो। कितना परसेंट रिजल्ट उनका भी होता है? 25% से ऊपर एवरेज नहीं होता। बिल्कुल। वही उतने 1,000 स्टूडेंट उसके भी पास हुए, उतने ही 100 इसके भी हुए। परसेंटेज लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एग्जैक्ट फिगर सेम नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चे जो वाकई में पढ़ने वाले हैं ना, उनको प्रैक्टिकली कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ सकती है अगर आप उनको स्कूल में ढंग से। वी हैव टू मेक द एजुकेशन सिस्टम बेटर। हम लोग ये बैकग्राउंड के बाद आते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड को कैसे मैनेज, कैसे उसके क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए। तो गवर्नमेंट ने सबसे तो पहले शुरू किया कि भाई जो नीट क्वालिफाई होगा वही जाएगा, जो कि उसके पहले 2018 के पहले बच्चे, जो भी बच्चे होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एलिजिबिलिटी, पीसीबी एलिजिबिलिटी। एक पहला पैरामीटर गवर्नमेंट ने ये लाया कि अगर आप विदेश भी पढ़ना, देश में पढ़ रहे हैं तो नीट क्वालिफाई करना ही है, अगर विदेश जाना है तभी भी आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना है। तो इस एक फिल्टराइजेशन के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट का कदम था, इसको सराहनीय बतानी चाहिए, इसका स्वागत करनी चाहिए। उसके बाद 18 नवंबर 2021 एफएमजीएल आता है। एफएमजीएल आने के पीछे आपका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन क्या होगा? दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, जो कंसल्टेंट ये एफएमजीएल के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं, उस पे आपका ओपिनियन क्या होगा? और क्या बच्चे अवेयर नहीं है, या अवेयर होते हुए भी कंसल्टेंट उनको अवेयर होने नहीं दे रहा है? नहीं देखो, सबसे पहले ये गैजेट क्यों आया? गैजेट ये हुआ कि जो मैल प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, जो हो रही थी 2002 से पहले, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आया, फिर भी कंट्रोल में हालात नहीं आए। हालात में क्यों नहीं आए? कि बहुत सारे कॉलेज खुले अब्रॉड में, बहुत सारे कॉलेज खुले हर कंट्री में, बहुत ज्यादा, और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बल्क में जा रहे थे। हजारों में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एक के कॉलेज की जा रही है। तो गवर्नमेंट की नजरों में ये आ गया ना यार, इज इट, डू दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सच ए क्वालिटी? उसके बाद उन्होंने एफएमजीएल गैजेट लाया। एफएमजीएल गैजेट खेल खेल में नहीं आया। मैं गारंटी देता हूं, ये जो 5 पेज का एफएमजीएल गैजेट है, चौबे जी मैं कह रहा हूं कसम से परमात्मा की, ये वाकई में क्या बताऊं, ये 2 पेज में हजारों पेज के बराबर का सामान लिखा हुआ।
18 नवंबर 2021 और उस दिन और भी गैजेट आए थे और भी आए उसके बाद। सबका इसमें कहीं ना कहीं नाता है। ये इन्होंने 2 पेज में बहुत कुछ रखा है। बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है, जब ये गैजेट आया सारे कंसल्टेंट भी घबरा गए, सब घबरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं भैया, करो जो कुछ करना है, बच्चे भेजने लगे। अब उसमें इंटरप्रिटेशन, जो आज भी मेरी कई बच्चों से कई बार बहस होती है, दुख होता है, सर नहीं वहां पे 54 महीने का कोर्स है। मेरे भाई, एनएमसी ने एफएमजीएल गैजेट में ये नहीं कहा कि 54 महीने का कोर्स होना चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम होना चाहिए 54 महीने का। एग्जैक्टली। ना कि जिस कंट्री में 72 महीने का कोर्स है उसको आप 54 महीने का करोगे। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो कैसे होगा? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसमें इंटर्नशिप 12 महीने का अलग होना चाहिए। बिल्कुल। सेम इंस्टीट्यूशन में 2 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंटर्नशिप क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंटर्नशिप इज नॉट ओनली इन मेडिकल, बहुत सारी एमबीए में भी इंटर्नशिप होती है, इंजीनियरिंग में भी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको डिग्री मिल गई, अब आपने इंटर्नशिप की, आपको पक्की डिग्री मिल गई। अब उसको क्या कर रहे हैं? और दूसरा ये भी लिखा है कि इंटर्नशिप सेम इंस्टीट्यूशन। अगर ये इंक्लूडिंग वाला नहीं, मैं बता दूं, सॉरी, हाँ, ये चीजें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में भी था कि आपको सेम इंस्टीट्यूशन से आपको अपनी डिग्री की पढ़ाई करनी है, प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको पढ़ाई करनी है। उसमें इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं था। एफएमजीएल में क्या किया गया, उस सेक्शन में इंटर्नशिप को भी मैंडेटरी कर दिया गया और बोला गया कि भाई आप जहां से पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से आपको इंटर्नशिप भी करना है। लेकिन कंसल्टेंटों ने बच्चों को ये बोला इंटर्नशिप आपको बेटा नहीं करनी है, आपको वहां पे इंटर्नशिप उसमें इंक्लूडिंग है 72 महीने में। उसकी भी हमने एनएमसी से काफी पूछताछ की, उसके बारे में भी उन्होंने एफएक्यूज भी दिए, कई बार लिखा कि भैया ये, और ईमेल भी हमने करवाया, ईमेल में जवाब भी आया कि इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप नहीं मान्य होगी, आपको अलग से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। अभी भी बच्चे कन्विंस नहीं है, क्योंकि देखो मैं एक आदमी, आप एक आदमी, दूसरा 2 आदमी, 10 आदमी हजारों लाखों बच्चों को नहीं पहुंचा सकते मैसेज। इसी चीज के लिए मैंने कई बार एनएमसी से रिक्वेस्ट की कि आप अगर एक शब्द लिखते हैं तो वो पूरे मास में पहुंचेगा, लेकिन हम जो कहेंगे वो नहीं पहुंचेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। बोला कि देखो हमने इंग्लिश में लिखा गैजेट लिख के आप लोगों ने चिट्ठियां लिखी, मतलब आप लोग, मतलब एज ए कंसल्टेंट नहीं बोला उन्होंने पब्लिक के लिए बोला कि सभी ने चिट्ठियां लिखी, तो हमने एफएक्यूज निकाले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, उनको इतनी खतरनाक टेक्निकल इंग्लिश समझ नहीं आई, हमने एफएक्यूज निकाले, और अगर एफएक्यूज भी उनको समझ नहीं आ रहे, दे आर नॉट फिट टू गो फॉर मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि दैट मीन्स उनको इंग्लिश आती ही नहीं है ढंग से। अगर उनको सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ आती है तो वो अब्रॉड जाके करेंगे क्या? अच्छा, इंग्लिश में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है। कुछ कंट्रीज में इंडियन एम्बेसियों ने भी लिखा कि भाई यहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं है, फिर भी कंसल्टेंट मार्केटिंग कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में जाइए, फला कंट्री XYZ, सबका वो देते हैं। ये चीज स्टूडेंट टेस्ट रेगुलेशन में इंग्लिश मीडियम करके कहीं पे लिखा नहीं गया, नहीं थी, नहीं था, स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम लिखा गया। इंटर्नशिप ऑप्शनल था, जैसे चाइना से आप करके आते थे, अगर ये तो वो यहाँ पे वैलिड होती थी वहां की इंटर्नशिप। जिस समय 21 से पहले कुछ ही कंट्री थे जहां से इंटर्नशिप होते थे। एक बांग्लादेश में इंटर्नशिप होता था, नेपाल में इंटर्नशिप होता था, बांग्लादेश में इंटर्नशिप होता था, और नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, और CIS में तो होता ही नहीं था, वो तो होता नहीं था। फिलीपींस में इंटर्नशिप था, लेकिन लोगों ने उसको ऐसा मिस इंटरप्रेट किया कि उसमें से इंटर्नशिप को हटा दिया और क्लिनिकल रोटेशन को एज ए इंटर्नशिप वैलिड कर दिया और रजिस्ट्रेशन करवा दिया। एग्जैक्टली ये सिनेरियो था 2021 के पहले। हाँ, अब यहाँ पे सेक्शन 4A का पॉइंट नंबर रोमन 4 आता है। ये बहुत सीरियस पॉइंट है, बहुत सीरियस पॉइंट है। मतलब वही कह रहा हूं ना मैं, हर दिन एक एक शब्द किसी के सामने डिस्कस करते हैं तो मुझे
बहुत लंबे लंबे चीजें दिमाग में आती है यार, ये इसमें ये भी है। इसमें लिखा है स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। वन। शेड्यूल 1 में जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो पढ़ने होंगे बच्चों को अब्रॉड में। अब अगर शेड्यूल 1 में जाएंगे, वो कहते हैं द कोर्स एंड इंटर्नशिप और क्लिनिकल रोटेशन shall commensurate with the MBBS course of India in accordance with the regulations on graduate medical education 1997 Yes. and subsequent amendments thereto। ये चीज बहुत सीरियस पॉइंट है। बिल्कुल। ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन 1997 के बराबर समतुल्य होनी चाहिए। एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स में ही आया आपका CBME कि हर साल जो यहां अमेंडमेंट आती रहेगी। 2021 में जो यहां पे सिलेबस था, वो 2021 में जो बच्चे गए उनके पास वो सिलेबस होना चाहिए। 2022 में जो गए 2022 का CBME उनके पास होना चाहिए। 23 में जो जाएंगे 23 का CBME। मतलब ये है, इन्होंने एक हिसाब से जो पॉसिबिलिटी से बाहर है कि अब्रॉड की यूनिवर्सिटी को इंडिया की NMC की सिलेबस की वेबसाइट खोल के बैठना पड़ेगा। जैसे ये चेंज करेंगे वहां पे उनको चेंज करना पड़ेगा। मैं सर आपको रोक रहा हूं, क्योंकि ये जो हाँ। आपने अभी जो बोला ना, हाँ। ये आपको रेगुलेशन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997, हाँ। ये जो लाइन है, इसमें उन्होंने क्या क्या ऊपर कुछ सब्जेक्ट्स को भी स्पेसिफाइड कर दिया है। ये हाँ, हाँ, हाँ। 2002 स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में था, सेक्शन 2 के सब सेक्शन H में था। इसमें कहा गया था उसमें, मगर अमेंडमेंट्स था क्या? नहीं, उसमें अमेंडमेंट्स नहीं थे। अमेंडमेंट्स वर्ड उसमें नहीं थे। इसमें अमेंडमेंट्स की जो बात कही गई, ये मे भी ये हो सकता है कभी जरूरत पड़े तो इसमें अमेंडमेंट की जगह है तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो 11 दिसंबर नहीं 11 ये अमेंडमेंट्स अगर इंडिया करता है, दोज हैव टू बी एप्लीकेबल टू देम। 11 दिसंबर 2023 का जो पब्लिक नोटिस आया FAQs, ठीक है, उस पे लिखा है दी FMGL regulations published on 11 the students shall be required to fulfill the FMGL regulations published on 18/11/2021 other than migration, including the period of education, subjects and training in various disciplines as per CBME curriculum, including family adoption program। फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम क्या अमेरिका करता है क्या? नहीं करता। कैसे करेगा? अच्छा, वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं करेगी। इसमें आप रवि सर एक चीज और जानना चाहेंगे, फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम जो एक नॉर्मल बच्चा जो +2 करके पढ़ाई करने जा रहा है, हाँ। उसको सिर्फ पता है कि मैं जा रहा हूं, वहां पे कंसल्टेंट भी बताते हैं कि भाई सर्जरी की पढ़ाई होती है, एनाटोमी हो, फिजियोलॉजी है, ऑप्शन गाइनी है, डर्मा है, पीडिया है, जो भी जिसको रखा हुआ है जितना सब पता है। अब फैमिली एडॉप्शन को अगर आप एक नॉर्मल +2 के जो बच्चा एक नॉर्मल फैमिली से जो पेरेंट्स जाता है बच्चे को लेकर काउंसलिंग कराने, वो इस चीज को कैसे समझे कि फैमिली एडॉप्शन क्या है? That is what I have written to the National Medical Commission today। आज सबमिट करके आया हूं कि भाई मुझे ये बताइए, आप कानून बनाते हो और जब आपके यहाँ कोई आता है या फोन करता है तो आप उसको समझाते नहीं हो, उसको वही गैजेट का 2 लाइन चिपका देते हो। वो बच्चा समझेगा कैसे मतलब इस लाइन का जो आपने लिख के दिया? तो वो चीज ये बहुत बड़ा सीरियस पॉइंट है कि शेड्यूल 1 जो इसमें इन्होंने कर दिया, बिल्कुल MCI में था मगर उसमें अमेंडमेंट्स का नहीं मेंशन था, और यहाँ पे तो ये कह रहे हैं CBME के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब सेक्शन 4B पे आता हूं, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ये A4 वाला पॉइंट भी आएगा। रजिस्टर्ड, ये जो एक सेक्शन 4B का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया हमारे कंसल्टेंट भाइयों ने, कुछ ने उसका इंटरप्रिटेशन अलग किया। एग्जैक्टली। मतलब ये चीज मैंने NMC से भी पता की, और उन्होंने ये कहा कि ये गैजेट हमने इंडिया को दिमाग में रख के बनाया है। हमें नहीं पता कि किस कंट्री में क्या रजिस्ट्रेशन तरीका है, हमें नहीं पता वहां क्या यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैं, हमें अपने हिसाब से हमने ये बनाया।
तो उन्होंने ये सेक्शन 4B में लिखा है, रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। हमारे देश में रेगुलेटरी बॉडी है, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी इन मेडिकल एजुकेशन, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन। तो द स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द नेशनल मेडिकल कमीशन। एक और अदरवाइज को कंसल्टेंट कुछ और समझा रहे थे, कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना अभी भी। और अदरवाइज मीन्स या इसके अलावा क्या, कॉम्पिटेंट टू ग्रांट, अगर प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी के अलावा कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द रेस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री, यानी कि उस कंट्री में उस कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जो आपको रजिस्टर कर सके एज मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड पे लिखा है लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यानी कि एट पार विद द लोकल स्टूडेंट जो आप लाइसेंस देते हो, या तो वो नेशनल रेगुलेटरी बॉडी देगी या कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस कोई और जो वहां पे ऑफिशियल या कोई भी अथॉरिटी है, वो अगर आपको लाइसेंस एट पार विद लोकल स्टूडेंट दे सकती है, तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नहीं, इसको क्लियर कर देते दोनों से। 2002 का जो स्टूडेंट टेस्ट रेगुलेशन है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन F, वो ये कहता है प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन को ये डिफाइन कर रहा है, इसका डेफिनेशन दे रहा है। मीन्स अ मेडिकल क्वालिफिकेशन अवार्डेड बाय एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन outside India, which is a recognized qualification for enrollment as a medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated. ठीक है, which is equivalent to MBBS in India. India, correct. ठीक है, इसमें भी कहा गया था कि आपकी जो डिग्री है, जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपका एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर एनरोलमेंट होने के लायक होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो फर्क है। और FMGL में कहा गया था कि आपको लाइसेंस लेके आनी है। बिल्कुल। अब यहाँ पे NMC की सबसे बड़ी उलझन ये है, यहां तक जब स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन जब बनाया गया तो इसमें था कि भाई आप रजिस्ट्रेबल हो, वहां पे आपकी डिग्री प्रैक्टिस के लिए वैलिड होना चाहिए, एलिजिबल टू रजिस्टर, यस, ठीक है। अब यहाँ पे NMC कहां फंस गई है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी NMC है, ये खुद फॉरेन नेशनल को जो फॉरेन नेशनल यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, उनको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन इंटर्नशिप के लिए देती है। जो PG करने आते हैं उनका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए देती है। जो सुपर स्पेशलाइज्ड DM MCH करने आते हैं उनका भी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए देती है। आप खुद फॉरेन नेशनल्स को यहाँ पे उनके MBBS या PG के क्लियर हो जाने के बाद, क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाने के बाद आप खुद नहीं दे रहे हो, तो फिर आप दूसरे कंट्री से कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वहां भी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलना चाहिए, ऑथोरिटी आपके फॉरेन एज ए फॉरेनर आपको प्रोवाइड करे। यहाँ पे इससे भी बड़ा संकट है इस गैजेट में। नहीं, मैं एक इसी सेक्शन 4B पे ही, इसमें वही तो मैंने कहा ना, A4 का भी मैं इसमें जिक्र करूंगा। बिल्कुल। एक साइड से NMC ये कह रही है कि यू मस्ट हैव लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन दैट कंट्री एट पार विद द लोकल स्टूडेंट्स। दूसरी साइड से ये बोल रही है कि आप शेड्यूल 1 के हिसाब से, हमारे हिसाब से आपके वहां पे सब्जेक्ट्स पढ़ो। बिल्कुल। कोई भी कंट्री कैन गिव यू लाइसेंस एट पार विद द लोकल स्टूडेंट्स ओनली इफ यू स्टडी द सब कोर्स एट पार विद द लोकल इंडियन सिलेबस। वो चीज मैंने इस चिट्ठी में इनको ये लिखी है कि कैसे कोई भी कंट्री आपको कैसे सिलेबस वो दे सकती है। How can any country give license to citizen of any country studying medicine in that country to practice medicine as registered medical practitioner at par with the one given to citizen of that country while teaching the curriculum designed by a foreign country? In this case, it is India. इंडियन सिलेबस पढ़ा के, क्या आप अमेरिकन सिलेबस पढ़ा के
बच्चे को इंडियन लाइसेंस दे सकते हो इंडिया में? नहीं दे सकते हो। तो बिल्कुल नहीं। दोनों चीजें ये विरोधाभास एफएमजीएल गैजेट में सेक्शन 4B और सेक्शन A4 में, सेक्शन A4 में 4A भी, सेक्शन 4A4 में और सेक्शन 4B में कि आप सिलेबस पढ़ाओगे इंडिया का, लाइसेंस चाहिए आपको एट पार विद उस कंट्री, वो पॉसिबल कहीं धरती पे कहीं नहीं है, वो धरती पे कहीं है ही नहीं। और ये चीज रिसेंटली ये चिट्ठी में इसलिए भेजी क्योंकि ये किसी ऑफिसर से बात हुई थी एनएमसी में, तो उन्होंने माना कि यस ये एक पॉइंट है कि नहीं, इसके लिए आपको आप इसके एक पॉइंट और मिस कर रहे हैं, हो सकता है आप बोले तब तक मैं याद दिला दूं। जो सेक्शन 4A है, ठीक है ना, ये भी अपने आप में गजब ड्राफ्टिंग है, गजब का लाइन है। अब इसको मैं बता रहा हूं, जो इसमें लिखा गया है, undergone a course leading to foreign medical degree with the minimum duration of 54 months, ठीक है। 54 मंथ्स का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए। आप एक जगह लिख रहे हैं एफएमजी, मतलब जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जो एक्सेप्ट 5 कंट्रीज हैं उनकी डिग्री हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको किसी चीज के ना नेक्स्ट देने की जरूरत है, ना उनको स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन देने की जरूरत है। चैप्टर 4 आज की चिट्ठी में, do Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom and United States follow the NMC foreign graduate license and regulations 21 and other NMC regulations? Do they, while most of these countries have 48 months of education, हमें 54 चाहिए, तो ये कहां से फुलफिल कर रही है? डू दे फॉलो CBME एंड फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम? ये तो है ही नहीं वहां पे। इसके लिए भी इस चिट्ठी में मैंने आज इनको लिखा है। वही मैं बता दे रहा हूँ। जो भी बच्चे जा रहे हैं इसको भी सुने, हम अपने कंसल्टेंटों से भी ये बात कर सकते हैं या बताने की कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरह से सेक्शन 4 का ये जो 54 मंथ्स की बात करता है, और एक तरफ वही दूसरे एनएमसी एक जगह बोल रही है कि ये 5 कंट्री जिसमें यूएस भी है, यूएस का करिकुलम 48 मंथ्स का होता है। दूसरी जगह आप ये भी कहते हैं कि मैं जो प्रीमेड है या बीएस कोर्स है या जो लैंग्वेज कोर्स, वो हम नहीं मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो हम अगर यूएस के प्रीमेड को हटा देते हैं तो वहां का जो प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन होता है वो 4 इयर्स का होता है। अब सवाल आता है कि इंटर्नशिप है कि नहीं वहां पे। अब इंटर्नशिप का जो कंसेप्ट है यूएस में, वो क्या होता है, जब आप यूएसएमएल या स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर करते हैं तो आप रेसिडेंसी प्रोग्राम में जाते हैं। तो उसका जो पहला फर्स्ट ईयर होता है उसको वो लोग इंटर्नशिप मानते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर भी आप 1 ईयर इंटर्नशिप ही मान ले रहे हैं, ठीक है। तो तभी भी तो प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन 4 इयर्स का ही है। प्राइमरी देखिए, आज अगर मैं बच्चे को किसी कंट्री में पढ़ाता हूं 5 साल 6 साल, फिर उसको भेजता हूं यूएसए फॉर रेजिडेंसी, वो लाइसेंस लेके आएगा, क्या उसको एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूजी के लिए नहीं मिलेगा, यूजी के लिए नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमारी कंट्री का ये जो एफएमजीएल गैजेट है ये बोल रहा है यू मस्ट हैव द यूजी पीजी इंटर्नशिप और लाइसेंस, सब चीजें यूएसए में। और हमारा एफएमजीएल कहता है कि लाइसेंस आपको मिलेगा यूजी प्लस इंटर्नशिप प्लस लाइसेंस पे। तो और 10 साल में जो इन्होंने लगाया, ये इस गैजेट के हिसाब से तो वो 10 के 15 साल में आते हैं। वहां से कितने साल में आते हैं? प्री मेड प्लस अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्लस रेजिडेंसी प्लस लाइसेंस। वो आर दे एलिजिबल टू कम? ये एक पेज यानी यूएसए के ऊपर ही है और यानी 5 कंट्रीज के ऊपर है। एग्जैक्टली। एक चीज और बता दूं कि यूएस में जब आप पीजी करने जाते हैं, जैसे इंडिया में कोई भी पीजी करने जाते हैं तो 3 इयर्स का ही होता है, चाहे आप मेडिसिन ले, सर्जरी ले, पीडिया ले, डर्मा ले। लेकिन यूएस में जब आप सर्जरी करने, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से वहां कोर्स ड्यूरेशन होता है। वहां पे आपको जैसे मेडिसिन 1 ईयर इंटर्नशिप, 2 इयर्स आपका मेडिसिन का रेसिडेंसी पीजी डिग्री कंप्लीट हो जाता है आपका। फिर अगर रेडियोलॉजी 4 इयर्स का होता है, 1 ईयर प्लस 4 इयर्स, मतलब 5 साल आपको लगेगा पीजी में। लेकिन ये जैसे ये स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में 2011 में अमेंडमेंट करके डाला गया था, लेकिन उसमें भी लिखा गया था, देखिए क्या कंफ्यूजन है दोनों में।
एफएमजीएल और स्क्रीनिंग टेस्ट में, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में ये बहुत क्लियर कट कहा गया था कि आपकी, जैसे आपको बोले यहाँ पे ना, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इनरोलमेंट एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन दैट कंट्री, ठीक है, वहां पे उसमें यूएस वाली में जो इसको अमेंडमेंट किया गया है आपको 2011 में, उसमें भी 20-12-2011 और 6-7-2011, 6-7-2011 को था मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट्स रेगुलेशन 2010, और 20-12-2011 में था स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस अमेंडमेंट 2011 दैट रीड्स प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन सीकिंग प्रोविजनल और परमानेंट रजिस्ट्रेशन shall not have to qualify the screening test if he or she holds an undergraduate medical qualification from Australia, Canada, New Zealand, UK and United States, and the holder thereof also been awarded a postgraduate medical qualification in these 5 countries and has been recognized for enrollment as medical practitioner in that country. तो हाँ, ये तो हमारे एफएमजीएल में कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है, जो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि ठीक है, अगर आप इस फिलॉसफी के बिहाफ पे, ठीक है, क्योंकि जब भी रूल्स बनते हैं तो उस समय सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से गलत चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसको देखते हुए लॉ बनाया जाता है। अब इसमें अगर हम मान लें कि आपने 5 कंट्री को एग्जम्प्टेड कर दिया, उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड कर दिया, हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज चल रहा हो कि भाई वहां पे जो बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं वो वहां पे लाइसेंस एग्जामिनेशन लेके, लाइसेंस टू प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी लेके आ रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेके आ रहे हैं, तो उनको आप एग्जम्प्टेड कर दे रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि भाई आप जहां जिस कंट्री में, एक्सेप्ट 5 कंट्री, अगर पढ़ाई करने आप जा रहे हो वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लेनी है, लेकिन उस डिग्री को हम तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, अभी स्क्रीनिंग टेस्ट ना पास करो, आने वाले समय में नेक्स्ट ना पास करो। तो ये तो दोनों अपने आप में कंट्रोवर्सी है ना। एक जगह से रजिस्ट्रेशन लेके मैं आ रहा हूं तो आप मुझे एक्सेप्ट कर ले रहे हो, एग्जाम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल, और एक तरह से मैं लाइसेंस लेके आ रहा हूं तो फिर बोल लो कि नहीं बाबा, तुमको 1 साल का सुपरवाइज वो कभी करना है, इंटर्नशिप भी करना है एक्स्ट्रा, फिर आपको। चौबे जी इससे भी बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन की कुछ ऐसी कंट्रीज है जो हम मेडिकल एजुकेशन में बहुत एडवांस्ड है, बिल्कुल, जर्मनी ले लो, और भी कंट्री है ऐसे, जर्मनी, पोलैंड वगैरह, उनकी मेडिकल एजुकेशन बहुत हाई लेवल की है, लेकिन उनके पास वहां बच्चा नहीं जा सकता क्योंकि एफएमजीएल गैजेट उस पर रोक लगा रहा है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में पढ़ाई नहीं है, वहां बल्कि पढ़ाई फ्री है, बट इंग्लिश में ना होने के कारण बच्चा वहां जा ही नहीं सकता, गया तो वापस आ नहीं सकता। लगभग मैक्सिमम आपके जो स्विट्जरलैंड में, आपको नॉर्वे में, फिनलैंड में, आपको उनके अपनी लैंग्वेज में, मतलब प्राइमरी से लेकर हायर तक की पढ़ाई होती है। तो क्या वहां बच्चे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करते हैं? क्या कोई बच्चा फ्रांस में जा रहा है मेडिकल की पढ़ाई करने, या नॉर्वे में जा रहा है, उसको इसलिए उसकी डिग्री को हम रोक देंगे क्योंकि वहां से वो फ्रेंच में पढ़ के आया है? बिल्कुल, वही तो गलत है ना। आपने इसलिए बनाया था ना, 2002 का स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आपने इसलिए बनाया था कि ठीक है, आप कहीं से भी डिग्री लेके आइए, हम आपको एक स्क्रीनिंग करेंगे, अगर आप क्वालिफाई करते हो, मेरे पैमाना पे पहुंचते हो, पास होते हो, हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। जब आपने ये पैमाना बना दिया है तो फिर उस पैमाने के फिर बैकडोर में आप जाके इतने गेम क्यों प्ले कर रहे हो? क्या एनएमसी ये चाह रही है? देखिए, एनएमसी के जो मंसूबे हैं, ये चीज समझिए कि जिस समय स्क्रीनिंग, मैं बार बार स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन को क्यों कंपेयर करना चाह रहा हूं कि उसके 2002 से 2021 तक तकरीबन 19 साल के बीच में ये गजट आता है, ठीक है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उस स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन को 2018 तक तकरीबन 9 से 11 बार अमेंडमेंट करना पड़ा था। जिस समय वो रेगुलेशन आया था उसमें इसी तरह के बहुत सारी चीजें लिखे हुए थे, बाद में धीरे धीरे चेंज होते गए जैसे जैसे डिमांड आते गया। एफएमजीएल जो बना है, ये अपने आप में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बच्चों को न ये फंसा पा रहा है, न बचा पा रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं? अब देखिए, ये आपने कहा कि एफए क्यों निकाल दिए, एफए पता नहीं, कल के चिट्ठी में आपका मैं पढ़ रहा था, उस दिन हमसे बात हो रही थी, पता नहीं वो आपने कैसे कैच कर लिया
मैंने क्या? बोला कि एफएक्यू को इन्होंने लिखा है कि ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं हो सकता है, हम्म तो फिर आप एफएक्यू में कुछ भी इंटरप्रिटेशन करके दे सकते हैं। एक बच्चे के लिए तो डॉक्यूमेंट है ना, एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है ना वो। और ये उस 2 पेज इनके एफएक्यू के को समर्पित, ये 2 पेज जो आज चिट्ठी गई है। Since the National Medical Commission is putting disclaimer on its own explanation of rules and regulation formulated by National Medical Commission, else who else can be able to tell aspirants about the correct explanation or interpretation of the rules and regulation formulated by the NMC? NMC खुद ही बना रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है, फिर कह रही मैं इसकी गारंटी नहीं दे रही हूं। व्हाट इज दिस? ये सबसे बड़ी समस्या है। एनएमसी FAQs are being issued by the National Medical Commission from time to time with a disclaimer stating this कि भाई ये वैलिड नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में मत वैलिड हो, हमें नहीं चाहिए, बट बच्चे को पता होना चाहिए ना ये सेक्शन ए सेक्शन बी इसका मतलब क्या है, मुझे लाइसेंस लाना है कि नहीं लाना है। अगर मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये बोल दिया कि भाई लाइसेंस लाना चाहिए, डॉक्टर वानिकर ने गुजरात में या कहां गई थी वो, उसमें वो वीडियो वायरल हो रहा कि उसमें उन्होंने बोला बच्चे को लाइसेंस लाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। भाई आपको लिखित में देने में क्या दिक्कत है? उसको बोलिए ना कि भाई लाइसेंस चाहिए फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द कंट्री। इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है जिसका गोल गोल मीनिंग कुछ भी कोई भी निकालता है। नहीं, आप पिछले 2021 से तकरीबन 2 साल से बच्चों के बिहाफ पे कंसल्टेंटों के भी इंटरेस्ट के लिए, उसके भी हक के लिए आप इतने दौड़े हैं, इतने चिट्ठियां लिखे हैं, इतने आरटीआई किया है आपने। कभी आपको ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या एनएमसी इन चीजों पे क्लियर कट जवाब दे पाया है? ये बात अलग है कि यूक्रेन वाले बच्चों की ट्रांसफर कैसे हुआ, उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, आपका नाम जरूर याद है, वो एक अलग टॉपिक पे आएंगे हम, उसको लेके दूसरी एपिसोड बनाएंगे। लेकिन अभी ये जो गजट है, गजट समझना और बच्चों को समझाने के तरीके से गजट को समझना, आप बताइए इतने दिनों में आपको कुछ क्लियर जवाब एनएमसी ने देखो दिया क्या? मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में भी कई बार घुसा हूं, कल भी गया था, पिछले हफ्ते भी गया था, शायद आपने आशीर्वाद दिया तो दोबारा भी जाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं भी आप जाओ, आप मोबाइल फोन और बैग साथ लेके जाते हो। बिल्कुल। एकमात्र एनएमसी है जिसमें आपको मोबाइल फोन बैग बाहर रखिए, अंदर नहीं जाएगा। आज भी मैंने जो ये चिट्ठियां दे आया, आज अंदर नहीं घुसने दिया। क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, हम चिट्ठी अपने आप देंगे। एलिजिबल जो मेडिकल पढ़ के आए हैं अब्रॉड से, बाहर लाइन लगी थी बच्चों की। मैंने कहा ये किस लिए खड़े? सर इनको डिग्री करके आए ना, अब एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। भाई क्या है ये? एक सिस्टम को, वही चीज मैंने इसको लिखा है, मैडम वानिकर को भी, सबको लिखा है मैंने, मंत्री जी को भी। आई होल हार्टेडली वेलकम्ड। मैंने उस टाइम जब गैजेट आया, उसके बाद जब पहली चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, वानिकर जी को, मनसुख मांडविया जी नहीं थे मिनिस्टर शायद उस टाइम, या वही थे, मुझे याद नहीं है, बट मैंने तीनों को चिट्ठी लिखी। आई होल हार्टेडली वेलकम नेशनल मेडिकल कमीशन ऑन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट licensate regulation 21, a big step for regulating better quality medical education for students in India and abroad. But there is a need for a soft approach to raise good doctors, especially those students who can ill afford expensive private medical education in India, so prefer to go abroad. सारे नीट क्वालिफाइड है, कोई नीट फेल नहीं है। अब जो एनएमसी में जो है, एक्चुअली जो एमसीआई में इंटरेक्शन था, मैंने क्यों एमसीआई गैजेट को क्यों मैं काफी कुछ जानता हूं, कैसे नॉलेज बढ़ी मेरी। मैं एमसीआई में रेगुलरली जाता था, 3 से 5 आईटीओ पे दफ्तर खुलता था, कोई भी आ सकता था, जाइए रजिस्टर में एंट्री कीजिए, ऊपर। मैं आई यूज टू सिट विद द ऑफिसर, जो भी ऑफिसर मिले उसके साथ बैठता था, डिस्कस करता था। दे वर वेरी पोलाइट, हर चीज समझाते थे। उसके बाद द्वारका गया एमसीआई, वहां भी हम जाते थे 3 से 5, कभी 10 से 11, टाइमिंग जो भी ऑफिशियली करते थे, वहां पे मुलाकात होती थी। कोई नहीं होता था तो सेक्शन ऑफिसर ऑफ एलिजिबिलिटी सेक्शन हर एक बच्चे से, हर एक पेरेंट से, हर विजिटर से मिलते थे। दे यूज टू इंटरेक्ट। आज एनएमसी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है।
मैं गैजेट के खिलाफ नहीं हूं, बट यू मस्ट हैव दी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। आपको इंटरेक्ट करना चाहिए इन बच्चों को। दे आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, हाउ कैन यू ट्रीट देम लाइक दैट? आपको उनको समझाना है। बल्कि आप, मैं कहूंगा, यू टेक ओवर द एजुकेशन कंसल्टेंसी अब्रॉड, आप ही कंसल्टेंसी भी करो, बट उनको ढंग से समझाओ तो सही, गैजेट का मतलब क्या है बेटा, ये चीज देखो। अच्छा जाइए, अब देखिए आप एनएमसी की वेबसाइट पे, जहां फॉरेन कंट्रीज का लिखा है, क्या लिखा है कि हमने लिस्ट हटा दी, हम किसी लिस्ट को एंडोर्स नहीं करते। ठीक है भाई, वहां पे आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी है। आपने क्या लिखा है कि आप पूरा ध्यान से वेरीफाई करके जाइए जब विदेश जाएंगे। भाई ये बच्चे कहां से वेरीफाई करेंगे? मैंने, शायद ही कोई इंडियन एम्बेसी हो जिसको मैंने नहीं लिखा। बिल्कुल। कोई जवाब नहीं आया। 1 सितंबर 2022 को मैंने सभी इंडियन एम्बेसीज में अब्रॉड चिट्ठियां लिखी, कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे ख्याल से 9 या 19 सितंबर, अभी डेट खोलना पड़ेगा, तो मैंने उस टाइम फिर से सबको चिट्ठी लिखी। लेकिन उस टाइम मैंने डिफरेंट रूट अपनाया। पहले जैसे मैंने भेजा था वैसे नहीं, डिफरेंट तरीके से अपनाया। बहुत सारी इंडियन एम्बेसीज ने इवन संडे को भी कॉल किया। दे टॉक टू मी, दे इंटरेक्टेड विद मी, दे रिप्लाइड। और मैक्सिमम जो इंडियन एम्बेसीज है, उन्होंने अब मेरे जो क्वेश्चन और क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों डाल दिए अपनी वेबसाइटों पे। बिल्कुल। बहुत अच्छा था। बट मगर जो मुझे बच्चों के लिए चाहिए था वो परफेक्टली नहीं आया। एक्सेप्ट आई कैन से 99% चाइना इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। फिलीपींस इज परफेक्ट, उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया इंडियन वो, लेकिन वो वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई बिलीव शायद इजिप्ट ने भी शायद जवाब, हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने भी दिया। सर्बिया ने भी दिया। बहुत सारे इंडियन एम्बेसीज ने जवाब दिए, अच्छे दिए। बट जहां पे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो उसको चेंज भी कराया गया। कुछ एम्बेसी बिल्कुल परफेक्ट, जैसे रशियन एम्बेसी सबसे फास्टेस्ट इन रिस्पॉन्स इज रशियन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, मॉस्को में। आप आज लिखिए, हो सकता है 24 घंटे से कम में ही आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब आएगा, काइंडली गो एंड टॉक टू एनएमसी। मतलब ये था कि उन्होंने लिखा था कि ये जो कोर्स है यहाँ पे 6 साल का है, उसमें इंटर्नशिप इंक्लूडिंग है। जब पूछा गया कि ये इंटर्नशिप है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि इंटर्नशिप डिग्री के बाद कह रही है एनएमसी करनी होती है, तो बेसिकली जो इन्होंने एडवाइजरीज या क्वेश्चन आंसर भी दिए ना, लोकल गवर्नमेंट से लेके इनको बेसिकली एनएमसी से वेरीफाई करनी चाहिए थी, तब जाके वो एडवाइजरीज के रूप में डालनी चाहिए। क्योंकि सभी एडवाइजरीज में बहुत विरोधाभास है। हर कंट्री अलग अलग तरीके से एडवाइजरी डाल रही है। उसमें सबसे मतलब नाम बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, किर्गिस्तान गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया, इंडियन एम्बेसी ने मना कर दिया कि हम बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। आपका ताजिकिस्तान ने अभी तक 3-4 एडवाइजरी डाल दी, अलग अलग तरीके की चेंज करते रहे। उज्बेकिस्तान, उनका एक एडवाइजरी बहुत लेंथी है, पुराना। नया वाला जो डाला वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसके चक्कर में बच्चे प्रैक्टिकली आज की डेट में जो बच्चे जा रहे हैं ना, उसका कुछ कारण है इंडियन एम्बेसी। क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने जो एडवाइजरी डाली है, क्वेश्चंस के आंसर्स डाले हैं, वो दे आर इटसेल्फ अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया टू दोज कंट्रीज। उन्होंने वो क्वेश्चन आंसर उन्होंने विदाउट कंफर्मिंग फ्रॉम द एनएमसी डाले हैं। पहले क्या होता था, मैंने ये देखा है वाइल वर्किंग फॉर यूक्रेन ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी नोटिफिकेशन निकालती थी तो दे यूज्ड टू इंप्लीमेंट दियर। इट्स नॉट ओनली दिस, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि पासपोर्ट बनाने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी चाहिए, 10वीं का मार्क्स कार्ड नहीं चलेगा अब, यूक्रेन गवर्नमेंट ने वहां पे भी इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया, एम्बेसी में भी किया, सब जगह, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबको सर्कुलर भेजती है। अब इस गैजेट पे मुझे नहीं पता क्या इन्होंने, गैजेट तो भेजा होगा, बट गैजेट के साथ इनको एक्सप्लेनेशन एम्बेसीज को भेजनी चाहिए थी। और एम्बेसीज ने क्या किया, कुछ एम्बेसीज ने स्टूडेंट से पूछ पूछ के लिखा है क्लियर कट, हमने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, फला कॉलेज के स्टूडेंट से, उन्होंने ये कहा। कुछ कह रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी से बात की। यू हैव टू टॉक टू द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री से पूछिए वहां क्या क्या कानून है, उसको आप वेरीफाई कीजिए फ्रॉम इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन, तब आप उस पर डालिए, क्योंकि इट शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंट्रीज। तो उस हिसाब से
गिनी चुनी 2-4 कंट्रीज जिसमें बल्क ज्यादा स्टूडेंट जा भी नहीं रहा है, तो वहां पे आया है। जिसमें बल्क जा रहा है उसमें वाकई में एडवाइजरी जो है भगवान भरोसे, दे शुड बेसिकली कंफर्म इट फ्रॉम एनएमसी। तो क्या ये आपको चीज ऐसा मैंने क्या ये चीज मैंने मैडम वानेकर को बोली भी थी। वो बोली नहीं मैं नहीं करूंगी, लेट देम कॉन्टेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि ये यू आर मेकिंग ए लॉ, यू हैव टू एजुकेट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए आपको एम्बेसीज को लिखना चाहिए कि देखो ये हमने कानून नहीं, बनाया है, इसका आपने ये मतलब है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। मैं आपको इसके साथ दो चीज बोलूं तो और हो सकता है वानेकर मैम को अच्छे से समझ में आ जाए। 2007 में जो फर्स्ट टाइम इंडिया में मेडिकल कॉलेजों का लिस्ट आया, उसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना से। जैसे आपने बोला था कि 2001 से 2007 के बीच में इंडिया में चाइना के तकरीबन 200 प्लस मेडिकल कॉलेजेस चल रहे थे, और कहीं पे टीसीएम के नाम पे, कहीं पे कोई फैकल्टी नहीं था, कुछ नहीं था। जब एक गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि इस पे कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, आपको मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और उस समय के एमसीआई ने अपने डेलीगेशंस को भेजा था, और डेलीगेशन जाके इंडियन हाई कमीशन के साथ मिलके, वहां के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके, वहां जाके कॉलेज पूरी चाइना में उसका विजिट किया था, कॉलेजों को देखा था, उनके लैब को देखे थे, उनका लाइब्रेरी को देखा था, तब जाके बोला था कि भाई इस कॉलेज में आप फॉरेन नेशनल्स को रख सकते हैं। इंडियंस की ये किसने किया था? ये जब डेलीगेशन कहां से गया, किसका डेलीगेशन गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया और एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जब आप चाइना में जाके, तो व्हाई कांट द सेम थिंग बी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनएमसी? आज के डेट में कुछ कंट्रीज में क्या दिक्कत है भाई? आपने वहां जाके 22 दिन में चाइना जैसे बड़े कंट्री में जाके पूरे के पूरी आप स्क्रीनिंग करके एक लिस्ट बना देते हैं कि इस कॉलेज में फॉरेन नेशनल पढ़ने आएंगे। आपके पास हर कंट्री में मैकेनिज्म है, आप अपना डेलीगेशन क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप बच्चों को इतने उलझा के क्यों रखे हैं कि इस उलझन में कई लोग आपदा में अवसर ढूंढ के बच्चों को बर्बाद करने में लग गए, और आगे भी लगेंगे। एनएमसी या आपको ऐसा नहीं लगता एनएमसी ये एफएमजीएल निकाल के खुद अपने आप में फंस गई है? क्योंकि एनएमसी इन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया, इन्होंने रिपरकशंस नहीं देखे, इन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया। क्योंकि एनएमसी जो आप अभी पॉइंट रेज कर रहे थे, इसको मैं और आसान करता हूं। एनएमसी के पास लिस्ट है शेड्यूल 3 में, जिसमें अपने फॉर अब्रॉड मेडिकल एजुकेशन के बारे में लिस्ट थी, या उससे पहले जहां इंडियन बच्चे नॉमिनेशन पे जाते थे। एग्जैक्टली। एटलीस्ट उन कॉलेजेस का तो ये लिस्ट रख सकते हैं जो पहले थे 2002 से पहले। उसके अलावा चाहिए, और उन पे करना क्या है, वो लिस्ट है भैया। इसमें 100 सीट, 150 सीट, 200 सीट से ऊपर किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा नहीं जाएगा, खत्म, पारियत। और वो कैसे कंट्रोल होगा? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने से। चाइना में भी वही होता था ना, 100 बच्चे जाने हैं तो 100 से ऊपर एलिजिबिलिटी कैसे देंगे भाई? इस कॉलेज का तो कोटा खत्म। उसी तरह से फॉर एग्जांपल रशिया है, यूक्रेन है, सीआईएस कंट्रीज है, जो कॉलेज उस टाइम लिस्ट में थे, भैया ठीक है ये कॉलेज लिस्ट में, सारे गवर्नमेंट कॉलेज थे, प्राइवेट उसमें कुछ नहीं था, ठीक है, वो कॉलेजेस को लिस्ट में डालिए, उसको लिस्ट में लाके लिमिट लगा दीजिए सीट्स का, 100, 150, 200 इंटेक तय कर दिए कि इतने कर दिया। उसके बाद जो उसके अलावा जो फिर कॉलेज हैं, एज पर सेक्शन 36 ऑफ एनएमसी एक्ट, लेट देम अप्रोच यू। वो सेक्शन 36 है या 56 है, एक सेकंड वो भी देखता हूं मैं, कि एक उसके हिसाब से वो है सेक्शन, नहीं ये नहीं है, लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट निकाल सकते हैं, डिग्री रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसकी बात। सेक्शन 36(1) पेज नंबर 17 गैजेट ऑफ इंडिया एनएमसी एक्ट में है ये। उसके हिसाब से बाकी जो उस लिस्ट के में नहीं थे, दे कैन अप्रोच ऑफिशियली अप्रोच एनएमसी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर डिग्री एंड क्वालिफिकेशन। फिर ये जरूरी नहीं है कि 2023 में सभी कॉलेजेस में घूम के आओ, कंट्री वाइज जाओ। पहले बगल में बांग्लादेश है, नेपाल है, फिर चाइना का तो पहले हो चुका, वहां जरूरत नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज में जाके आओ, चेक द इंफ्रास्ट्रक्चर। कम से कम जो बच्चा जा रहा है उसको
उसकी लाइफ और फ्यूचर सिक्योर होगा, उसको पता है इस कॉलेज में मैं जा रहा हूं तो मेरी लाइफ तो सेफ है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मेरे को वहां से लाइसेंस लानी है, मैं सब करूंगा उस कंट्री में, सब करूंगा, लाइसेंस चाहिए जो चाहिए, मैं जी जान करके पढ़ाई करके अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। आई विल कम बैक टू इंडिया, आई विल अपियर फॉर एफएमजी और नेक्स्ट। मगर वो कब करेगा, जब उसको पक्का पता हो कि ये कॉलेज 100% एनएमसी कल को रिकॉग्नाइज करेगी। आज किसी को पता ही नहीं है कॉलेज कौन सा रिकॉग्नाइज होगा कौन सा नहीं होगा। दैट कंट्री इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ नहीं, कॉलेज की तो बात, कंट्री कौन सा रिकॉग्नाइज होगा इट। नहीं होगा कंट्री का वही तो प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। दे शुड डू इट स्टेप बाय स्टेप। दो इन्होंने एक चिट्ठी में मेरे पास आया है लिख के कि उसमें उन्होंने लिखा है क्लियर कट कि भाई इट इज अंडर कंसिडरेशन, इज अंडर डिस्कशन स्टेज बिटवीन हेल्थ विद हेल्थ मिनिस्ट्री। एनएमसी ने लिखा है मुझे एक लेटर में कि दिस इज अंडर ये, इसमें एक सेकेंड में बताता हूँ वर्डिंग एग्जैक्ट क्या है। अब समय पे न मिली चिट्ठी तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि वो ये क्योंकि वो मैंने डिस्कस भी किया था जब मैं मई में गया था, तो फिर चिट्ठी का जवाब जब आया तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इट इज अंडर डिस्कशन स्टेज लिस्ट का। दे शुड गो अहेड विद ऐसा वॉर फुटिंग, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर कि एनएमसी या हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई और कंट्री, आपको अपने देश के बच्चों का भविष्य बचाना है। बच्चों के भविष्य का मतलब ये नहीं है कि उसके माँ बाप का सिर्फ पैसा बचाना है। वो लाखों करोड़ों का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, वो हमारा दैट विल ड्रेन आउट, वो खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। उसको हमें सब जल्द से जल्द करना चाहिए। उस पर सबसे ज्यादा अमल, लिस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं कहता हूं। तो आप आज बच्चे जा रहे हैं, रोज फ्लाइटें जा रही है, किसी को पता ही नहीं। नेचर कंसल्टेंट ने ऐसा बोला, अरे बोल दिया ठीक है, एम्बेसी ने ये लिख दिया ठीक है, वो भी ठीक है, बट वो अगर एनएमसी वही चीज बोले कि इस कंट्री में ये कॉलेज में जाओ, तो उसी कॉलेज में लाइन लगेगी ना, बिल्कुल खत्म। एक ही जगह जाएगी, लिमिट ऑफ सीट्स रखो, हजारों में क्यों रखना है, 2-2 हजार एक कॉलेज में, तो उससे कम से कम कंट्रोल हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी देयर। बिल्कुल। तो एनएमसी का दूसरा जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो इस गजट में एफएमजीएल में है, वो हाँ आपका जो पूरी एमबीबीएस डिग्री और लाइसेंस लेना और पढ़ने से लेके और लाइसेंस लेने तक जो 10 इयर्स का कैपिंग किया गया है, ये भी वो गलत है, अपने आप में काफी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, वो नहीं, वो चीज इन्होंने ठीक कर दी थी पीछे, बट हाँ, पता नहीं किसके प्रेशर में आके इन्होंने वो रिवर्ट कर दिया। अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला, पब्लिक वो नोटिस गलत। आपका 22 नवंबर हाँ नवंबर 22/11 बिल्कुल, उसमें 22/11 है। कैपिंग ऑफ द टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा चीज लिख दिया। द टाइम लिमिट, the time limit for appearing in FMG examination next will be 10 years from the completion of their training course in foreign medical institution। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, दिल की बात जुबान पे आ जाती है। अब आ गया तो हुआ कि भाई ये तो हंगामा मच जाएगा, फिर इसको भाई दिल के अंदर लो। तो फिर इन्होंने क्या किया, 7 दिसंबर अगर मैं ठीक हूं तो 7 दिसंबर 2023 को उन्होंने फिर एक पब्लिक नोटिस निकाला, क्योंकि उस नोटिस में बहुत सारा चीज है। हम लोग चूंकि आज गजट पे बात कर रहे हैं, एफएमजीएल 21 पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे और फिर आने वाले एपिसोड में और सारी चीजों पे अलग अलग टॉपिक पे बातचीत होगी हम लोग की। तो इसमें भी जो कैपिंग ऑफ टाइम लिमिट का दिया गया, इसमें बदल दिया उन्होंने क्या इसमें कहा, ऑल एफएमजी शैल हैव टू कंप्लीट देयर इंटर्नशिप विद इन 10 years from date of joining their foreign medical institution to procure qualification equivalent to MBBS in India। अब यहां पे फिर एफएमजीएल को ये ला दिया है। एफएमजीएल का यहां पे इंटरप्रिटेशन इन्होंने अगर सही किया है या फिर यहां पे इन्होंने सही किया है, एनएमसी को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। आपको सिंपली या एनएमसी को जो लोग गाइड कर रहे हैं या जो लोग रूल्स रेगुलेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, कम से कम उनको ये देखना चाहिए था कि भाई जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में जितने अमेंडमेंट्स हुए, इंडियन मेडिकल
आईएमसी एक्ट 1956 थे मेरे ख्याल से, हाँ। हम्म उसमें उसके 13 को अमेंडमेंट किया गया है, 4 ए लाया गया, 3 लाया गया, कई चीजें लाई गई उसमें। उसको पढ़ना चाहिए इनको। हाँ, 34 ए है, फिर सबसेक्शन 3 जोड़ा गया। भाई उसको तो कम से कम पढ़ लो ये इसमें। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली क्या हुआ है, ये एफएमजीएल गैजेट में लिखा है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। यस। यानी कि 10 साल में आप डिग्री करोगे। हम्म। फिर आया एनएमसी नेक्स्ट गैजेट रेगुलेशन, उसमें आया देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन नेक्स्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज पास्ड बोथ नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू विद इन 10 years। 10 years, राइट। उसका मतलब पता क्या है, कह रहे हैं ये मैंने अभी विपुल अग्रवाल जी हैं सेक्रेटरी, उनके साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले थर्सडे को। उसमें उन्होंने माना कि ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, एफएमजीएल गैजेट में ये था, उसके बाद एफएक्यूज आए, फिर नेक्स्ट गैजेट आया, फिर बहुत सारे ये एफएक्यूज और पब्लिक नोटिस आई। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, कैन एन एफएक्यू या पब्लिक नोटिस सुपरसीड द गैजेट? बोला नो। तो यानी कि जो ये पब्लिक नोटिस आ रही है इट इज इरेलीवेंट, आपको गैजेट के ऊपर ही फोकस करना है। तो एफएमजीएल गैजेट कह रहा है कि आप अब्रॉड में 10 साल में डिग्री करिए, और नेक्स्ट गैजेट कह रहा है कि यहां पे आप नेक्स्ट 10 साल में करिए। ये विरोधाभास है। एक्चुअली इन्होंने एफएमजी को बिना ध्यान में रखे नेक्स्ट का गैजेट तो बना दिया, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट गैजेट कह रहा है 10 साल में आपको नेक्स्ट 2 करना है, यानी कि 9 साल में आपको इंटर्नशिप करना है, यानी कि 8 साल में आपने नेक्स्ट 1 देना है। अब्रॉड में तो 8 साल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो कब देगा नेक्स्ट 1 और कब देगा नेक्स्ट 2? बिल्कुल। इसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है ये, इसी चीज की। हाउ कैन ए स्टूडेंट डू इट? मैंने इनको वही लिखा है कि भाई 6 साल कम से कम मेडिकल एजुकेशन है अब्रॉड में, 1 साल का इंटर्नशिप है जो ज्यादातर कंट्री में नहीं है, वहां पे 2 to 3 year ऑफ रेजिडेंसी है, यानी कि 9 साल का कोर्स हो गया। और लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन अगर हम माने कि भाई डिग्री मिलते ही उनको लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन भी हो गया, तो तब भी ये 7.5 से 9.5 साल का कोर्स है। तो यानी कि नेक्स्ट 1 के लिए बच्चा 9वें या 11वें साल में आएगा, सीआरएमआई इंटर्नशिप के लिए 10वें या 12वें साल में आएगा। सीआरएमआई में आपने 7.5% का कैप रखा है, यानी कि सारे के सारे एफएमजी इंटर्नशिप कर नहीं सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट 2 का 11वें या 13वें साल में आएगा। नहीं, उसमें एक चीज और थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया, जो नए इंस्टीट्यूशन बने हैं वो 100% दे सकते हैं जहां पे उनके बच्चे इंटर्नशिप में नहीं है। वो अलग चीज है, बट क्वेश्चन इज जो ये लॉ बना दिया उसको ऐसा बना, भाई नए कॉलेज ना खुल रहे हैं फिर क्या करोगे? दिल्ली में नहीं खुला, मेरा बच्चा कहां जाएगा? वो ओडिशा जाएगा क्या? या देखो, आपको इंटर्नशिप वहां करनी चाहिए जहां की आपको भाषा आती है। बिल्कुल। यूपी का बच्चा तमिलनाडु में नहीं कर सकता, तमिल का बच्चा यूपी में नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यू हैव टू डू इट इन योर नेटिव प्लेस, क्योंकि इंटर्नशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इट हैज टू बी डन इन द लोकल लैंग्वेज। ये कहेंगे भले ही एनएमसी कहेगी इंग्लिश मीडियम चाहिए, हो ही नहीं सकती है वर्ल्ड में। क्या एम्स का हर पेशेंट इंग्लिश बोलता है? बिल्कुल नहीं बोलता। मुझे दिखाएं कहां बोलता है? 99% वहां पे इंग्लिश नहीं बोलता, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं और वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज जो नेक्स्ट वाला गैजेट जो है वो एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। उस पर विपुल अग्रवाल जी ने माना कि हाँ ये इसमें ये थोड़ा सा इनजस्ट, थोड़ा सा नहीं, ये इनजस्टिस है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं लगता है कि नेक्स्ट को फिर से पोस्टपोन किया गया था और उसको रोक दिया गया था? इस पे गैजेट को पोस्टपोन नहीं किया, एग्जामिनेशन को पोस्टपोन। गैजेट वही तो उन्होंने कहा, गैजेट इज देयर एज इट इज, बट एग्जामिनेशन पोस्ट हुआ। लेकिन गैजेट में जो लिखा है वो तो हमारे पे लागू है ना, अभी तक कि भाई आज नहीं तो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब मैं अगले मान लो 24 में इम्प्लीमेंट होता तो बच्चे तो खराब हो गए ना। बिल्कुल। अब इसमें मैं आपको 2 चीज याद दिला दूं। जब यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बहुत सारे चैप्टर, बहुत स्टेट के लोगों ने, अलग अलग स्टेट के जो चैप्टर्स हैं, जो इसका विरोध शुरू किया, इसके बारे में बातचीत करने, आवाज उठानी शुरू की, तो जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है इसमें उन्होंने बोला था, क्योंकि उनका सवाल था कि क्या आप डॉक्टर्स ही नहीं चाह रहे हैं, या डॉक्टर्स को आप इतने एग्जामिनेशन में बांध देना चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर बन ही नहीं पाए?
2-3 सवाल थी उसमें कि क्या दुनिया में लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, लाइसेंस का एग्जाम एक अलग है और एक डिग्री का एग्जाम अलग है। आपने हम्म। क्या किया कि लाइसेंस और डिग्री दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने हाँ। पूछा कि दुनिया के कोई ऐसा कंट्री बताइए जहां पे लाइसेंस और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दोनों एक साथ होता हो। कोई जवाब नहीं है। और दुनिया में तकरीबन हम लोगों ने काफी कंट्रीज में पूछा, ऐसा कहीं नहीं है। भाई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो ले लो, वो मेडिकल की उसकी डिग्री आ जाए, आप तब प्रैक्टिस उसको अलाउ करो, जब तक वो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास ना कर जाए। अगर वो नहीं करता है तो अलाउ मत करो। लेकिन यहां पे अगर वो पास नहीं कर रहा है, उसके पास पे एमबीबीएस की डिग्री भी आप नहीं देने दे रहे हो, वो चाहे आईएमजी के लिए हो चाहे एफएमजी के लिए हो, जो नेक्स्ट FMG बिल्कुल। दोनों के लिए वो एकदम इक्वली फिट बैठता है। यहाँ पे मगर यार यहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखो, क्या हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इंडिया का बच्चा 4.5 साल में डिग्री करता है, फिर उसको 5.5 साल दिया जाता है कि आप नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 और इंटर्नशिप करो। वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कम से कम अगर निचोड़ के वो मतलब कहीं पे भी रुक ना जाए, एक झटका भी ना लगे, या अगर जिस दिन डिग्री हुई उसी दिन लाइसेंस भी मिला, 7.5 साल से पहले बच्चा यहां नहीं आ सकता। बिल्कुल मिनिमम 7.5 साढ़े साल सात साल यानी कि 8वें साल ही वो बच्चा नेक्स्ट देगा। अगर प्रॉपर वे में नेक्स्ट पास 1 कर रहा उसने है दिया, तो। नहीं सुनो ना, 7.5 साल वहां पिस के आया, 8वें साल यानी कि 7.5 और 9वें साल के बीच में आप नेक्स्ट 1 करोगे, 9वें साल में आप इंटर्नशिप करोगे, और 11वें साल में 10वें साल में आप नेक्स्ट 2 करोगे। मान लो वो परफेक्टली हर जगह पास होता है, कहीं नहीं रुकता है पूरे 10 साल में, वो 10 साल में उसको नेक्स्ट 2 भी क्वालिफाई किया, बट क्या ये उसकी मानसिक हालात क्या होगी? 10 साल से वो किताबों में घुसा हुआ, क्या वो डॉक्टर बना होगा या किताबी कीड़ा बन गया होगा? तो किताबी कीड़ा क्या बन वो जाएगा। हमारे क्या वो ह्यूमैनिटी को सर्विस दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। इसको इनको बहुत 10 बार और सोचना चाहिए। आपको या तो अगर एफएमजी फॉरेन मेडिकल एजुकेशन अगर आपको बंद करनी है, तो आप क्लियर कट एक नोटिफिकेशन इस तरह से निकालो कि एग्जैक्टली। विदेश कोई बच्चा ही ना जाए। आप बिल्कुल। इमिग्रेशन में जाने ही मत दो ना, एयरपोर्ट में भी इंस्ट्रक्शन दो, रोको उनको। हाँ। पॉइंट इज हम देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज की डेट में मेरे हिसाब से 30,000 बच्चे फिलीपींस में हैं, ठीक है, और उससे ज्यादा यानी कि 40 से 45,000 बच्चा बाकी कंट्रीज में 2021 से आज तक गया है, ठीक है। राइट। मतलब यानी कि आपका और पुराना जो सेकंड थर्ड फोर्थ पुराने जो बच्चे हैं वो तो है ही है, वो काउंट खैर उन पे नहीं है। एफएमजीएल लागू नहीं है। 45,000 और 30,000, 70,000 बच्चा आपने उस पे तलवार के ऊपर लटका के रखा है। उसके अलावा अगले साल फिर जाएंगे, पता तो हमें चलेगा 28 में ना कि किस कंट्री के साथ क्या व्यवहार होगा। तो वो आप आज क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप लाखों बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? उस चीज को आज एनएमसी क्यों नहीं बोल रही है कुछ? तो इसको ये मान लिया जाए एनएमसी इतने कंफ्यूजन में है, ये करना क्या है करना क्या नहीं है, ये दोनों कस्म में है। और इस बिल्कुल। बीच में बच्चे फंस रहे हैं, बच्चे की कैरियर बर्बाद हो रही है, पेरेंट्स के पैसे जा रहे हैं। जबकि जिस तरह से लोगों ने लिखना शुरू किया, पूछना शुरू किया, एनएमसी के पास कोई जवाब नहीं है। और एनएमसी बिल्कुल। का जो एफएमजीएल जो ये रेगुलेशन है, जो गजट में हर बच्चे के हाथ में रहता है, अलग अलग ढंग से लोग इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपको बिल्कुल। इन चीजों को, जो आपका इंटर्नशिप है या लाइसेंस की बातें कही गई है, कोर्स ड्यूरेशन की बात कही गई है, इसको आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए उन सब रेगुलेशन और एक्ट के साथ जो इससे पहले एग्जिस्टिंग थी या अभी भी एग्जिस्टिंग है। और वो चाहे कोर्स ड्यूरेशन हो चाहे कुछ हो, एनएमसी न मरने दे रही है न जीने दे रही है। इसमें जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या जो होनहार बच्चे हैं पिस गया। वो पीस रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है जो मासूम बच्चे होते हैं, जो +2 के बच्चे होते हैं, वो आते हैं कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा करते हैं। कंसल्टेंट का ये जिम्मेवारी बनता है कि उन बच्चों को आपने क्या बताया, कितना सटीक बताया, आपके ऊपर भरोसा करके चले जाते हैं कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बहुत अच्छा बताया। जब वो बच्चा कॉलेज पहुंचता है, 6 महीने के अंदर उसको पता चलता है कि मैं कहाँ पे फंसा हूं और किस स्थिति में हूं और मेरी हालत आगे जाके क्या होने वाली है, ये जब पता है तब तक वो इतना फंस चुका रहता है, इतना दलदल में चला गया रहता है, न वो निगल पाता है न उगल पाता है। एनएमसी अरे 2021 से आज तक 2 साल हो गए, आप कह रहे हो 6 महीने बाद उसको पता चलता है। आज भी 80% बच्चे जो एफएमजीएल में आते हैं
वो मानने को तैयार नहीं है जो आप और मैं डेफिनेशन दे रहे हैं एफएमजीएल गैजेट की। अरे नहीं सर, उस कंसल्टेंट ने हमें बोला और अदरवाइज का मतलब यू शुड बी रजिस्ट्रेबल, यू शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर। सर उस कंसल्टेंट की वेबसाइट पे ऐसा लिखा। नहीं अरे आपको एक, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। देखिए आपको काफी कुछ नॉलेज है, ठीक है, मेरे को शायद उससे थोड़ी कम। प्रॉब्लम यह है, बच्चा 8वीं के बाद 9th में आया, 9th 10th 11th 12th, वो मेहनत कर रहा, डॉक्टर बनना है मुझे, वो पढ़ाई में लगा, वो एनएमसी की वेबसाइट खोल के नहीं बैठेगा। उसके माँ बाप अपने बिजनेस में, धंधे में पैसा कमा रहे, बच्चे को कल को पढ़ाना है भाई, तो वो उसमें लगे, वो घर चलाना है। वो एनएमसी की वेबसाइट पे, देखो मैं आज हूं यहाँ पे, मैं एनएमसी की वेबसाइट कभी कभी खोलता रहता हूं, देखता हूं कुछ आया तो नहीं, क्योंकि मैं इस चीज से एसोसिएटेड हूं। बिल्कुल। जो जो मेरा भाई है उसको पूछो एनएमसी की वेबसाइट पे गैजेट आया, वो बोलेगा मुझे क्या करना है। उसको क्योंकि नहीं पता। क्यों खोलेगा वो, क्यों खोलेगा वो, क्यों स्टूडेंट खोलेगा जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा क्यों खोलेगा इस वेबसाइट को और देखेगा एनएमसी ने क्या कानून बनाया। उसको क्या इस चीज से लेना देना, उसको नहीं पता है कि इट्स अनरेगुलेटेड सेक्टर, जिसको अब्रॉड एजुकेशन में। अब भाई मैंने इंडिया में किया, पापा देखो इतने तो नंबर कम आ गया, अब क्या करूं। पापा बोलते ठीक है अब्रॉड जाएगा, हाँ पापा वो मनोज किनोज सब जा रहे हैं उस कंट्री में, ये जा रहा है उसमें, ठीक है बेटा तू भी जा। अब उनको क्या पता, पहले मुझे जाना पड़ेगा कानून देखने। वो एज एन इनोसेंट पेरेंट्स, मैं बार बार चिट्ठियों में एनएमसी हेल्थ मिनिस्ट्री को, पीएमओ को यही लिखता हूं, दीज आर इनोसेंट, दे डोंट हैव द नॉलेज। इनको बेचारों को नहीं पता है, इनको ज्ञान नहीं है कि मुझे पहले अब्रॉड जाने के बाद, पहले इस कंसल्टेंट से जाने के पहले मुझे एनएमसी की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, और अगर वहां कुछ समझ नहीं आया तो मुझे घर बैठना चाहिए। अरे जब एनएमसी ने नहीं बताया तो वो कंसल्टेंट्स के हाथ बातों में तो आएगा ना, बिल्कुल। वो आएगा किसी भी बातों में। क्या कह रही है एनएमसी की वेबसाइट, वहां के कॉलेजों से पूरा डिटेल कलेक्ट करो, तो कॉलेज आपको सच बता देंगे भाई, दे आर ऑल्सो, दे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, एवरीवन हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। तो आप इससे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशनल रेगुलेटर टू गाइड द स्टूडेंट्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूं, इट्स बिल्कुल। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएमसी। और एनएमसी ने जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए एनएमसी को बनाया गया, जिस तरह से एनएमसी से ये उम्मीद की गई थी कि एनएमसी के एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद से इंडिया में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक बेहतर हो सकता है, लेकिन वो होते हुए दिख नहीं रहा है। चाहे वो इंडियन सॉरी, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम हो, उसके साथ ही साथ एनएमसी ने जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो बच्चे भारत से बाहर के देशों में पढ़ने जाते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है, जिनके पास सीट्स नहीं मिल पाते हैं, और उनका इंटरेस्ट रहता है, पेरेंट्स की काफी चाहत होती है कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची डॉक्टर बने, उसमें बिल्कुल। पिछले 2 सालों से इस तरह से आपाधापी मची हुई है कि 18/11/2021 के बाद देखो ना कितना हो रहा है, एक पिछले गैजेट का दूसरे गैजेट से कोई मिलन ही नहीं और हो रहा। और जितने भी समस्याएं हैं, 3-4 पॉइंट को लेकर समस्याएं हैं, जो कि सारी की सारी चीजें स्टूडेंट रेगुलेशन से लिया गया है, या फिर आई जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट था, उससे बहुत हम्म। सारी चीजों को लिया गया, लेकिन उसमें कुछ अपने आप से कुछ ऐसे शब्दों को घुसेड़ दिया गया है, और वो शब्द 2-3 शब्द हैं जिसका इंटरप्रिटेशन ना एनएमसी कर पा रही है, ना उसका इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की बात मैं कर रहा हूं। और ये जान के मुझे लग रहा है कि एनएमसी या हेल्थ मिनिस्ट्री इस चीज को क्लियर कट क्लियरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रही है, जिससे कि आप फॉरेन मेडिकल एजुकेशन को और प्रमोट करते जाएं, लेकिन इसके उलट हो रहा है। अगर आप इसको क्लेरिफाई कर देते, एक लिस्टिंग के तौर पे ला देते, तो आज जो बच्चे अंधेरे में जा रहे हैं और हजारों हजार बच्चे जो फंसने के कगार पे हो सकते हैं, वो हो सकता था उससे आप बच जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन परमानेंट नहीं होता है, समय समय उसमें बदलाव होते आया है। और खास करके आप 2 बदलाव को तो अभी रिसेंटली 2 नवंबर 22 और 7 दिसंबर के जो पब्लिक नोटिस है उसमें देख चुके हैं। तीन है 22, 7 और 11। 11 उसमें हाँ। आपने यूक्रेन के जो ट्रांसफर होने वाले बच्चों के बीच में जो वो शंकाएं थी, जो प्रॉब्लम्स था कि मेरे ट्रांसफर वैलिड होंगे या नहीं होंगे, एनएमसी ने उसमें भी बदलाव किया है।
और ये बदलाव आपको 2016 का जो अमेंडमेंट था स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन से, डेफिनेटली वहां से भी कुछ ना कुछ एनएमसी को फायदा मिला होगा, और उसमें जो हम्म। कई कोर्ट डिसीजंस थे उसको उससे भी एनएमसी को मिला होगा, तब जाके एनएमसी ने इसको भी अलाउ किया, नहीं तो 2 साल से एनएमसी इस पे भी चुप्पी साध के बैठी हुई थी। 2018 नवंबर 2021 से पहले जो बीएस के बच्चे थे उनको भी कह दिया गया था कि आप कि जो बीएस है हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा एनएमसी को कि नहीं, उन बच्चों को भी मुझे रेगुलराइज करनी पड़ेगी और उनकी डिग्री को भी मुझे वैलिड करनी पड़ेगी। तो एक चीज 2018 कानूनी सोचना पड़ेगा, आपको भी कानून का ज्ञान है। जिस दिन बच्चे यहां से फ्लाई कर गए थे उस दिन जो कानून एप्लीकेबल था फॉरेन मेडिकल एजुकेशन पे, वो उन पे लागू होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि वो 22 को हमने कानून बनाया, अब आप 18 को भी गए हो तो आप रद्द हो गए। नहीं, दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसमें आपको क्लियर कट एक डिसीजन है, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है, 2007 का ही डिसीजन है, कि हाँ। चाइना का जो पहला लिस्ट आया था, मेरे ख्याल से मैं अगर ठीक ठाक टाइम या डेट याद करूं तो 21 जून या 21 जुलाई 2007 था। तब तक चाइना में तकरीबन 2 से 2,500 बच्चे जा चुके थे, और बिल्कुल। उसके बाद ये आता है कि लिस्ट कॉलेजों को लिस्टिंग किया जाता है, उसको लोगों ने अलग अलग चैलेंज किया था, उसका एक पैटिशन मैं भी था जो हम लोगों ने लखनऊ हाई कोर्ट से शुरू किया था, कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में किया, फिर सबको क्लब किया गया, और फाइनल डिसीजन ये कहा गया, दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच डिसीजन था। एनएमसी ने बहुत घुमाने की कोशिश किया, बहुत सारे एमसीआई ने बहुत घुमाने की कोशिश किया, उसके एडवोकेट ने बहुत घुमाने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली ये डिसीजन आया कि आप कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू कर सकते, नहीं ला सकते। दैट्स करेक्ट। आपको ये तो अगर लाना ही था तो सेशन की शुरुआत में लाते। अगर अरे उसी टाइम नीट का रिजल्ट आया, इंडिया में काउंसलिंग चल रही है, अब्रॉड बच्चे फ्लाई कर रहे हैं, इन्होंने बीच में गैजेट ठोस दिया, तो वो टोटल गलत। इसमें जो उस समय का एमसीआई था जो डिसीजन दिया, जो मिनिस्टर इंडियन हाई कमीशन बेजिंग के उसके नोटिफिकेशन के बिहाफ पे, क्योंकि उसमें उसी को बिहाफ पे नोटिफिकेशन किया गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को, जो एमसीआई का ऑर्डर था, उसको क्वेश कर दिया। भारत में फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के हिस्ट्री में वो फर्स्ट टाइम था कि 2007 में ये कॉलेजों का लिस्ट आता है, उसके बाद धीरे 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 हर कंट्री के लिस्ट वहां पे आना शुरू हुआ है। जैसे शुरुआत में रवि सर ने जिक्र किया था चाइना के बारे में, तो चाइना जैसे कंट्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो रशिया को क्यों नहीं कर सकते हैं, किर्गिस्तान को क्यों नहीं कर सकते हैं, उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उसको पहले करो, उसको लिस्ट को जिंदा करो, और फिर नए नए कॉलेज जोड़ते जाओ। और आपके पास ये राइट था कि जो आपके पास जिस कॉलेज के बारे में कंप्लेन आता था उसको आप डिरिकॉग्नाइज, डिलिस्ट करती थी। तो ये तो आपके हाथ में बहुत इतनी साधारण सी छोटी सी बात थी, जहां पे आप ये तय कर सकते हैं कि भाई मुझे किस कॉलेज को रिकॉग्नाइज रखना है, जहां पे आपको ज्यादा कंप्लेन मिल रहा है आपके हाई कमीशन के थ्रू या स्टूडेंट के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू, आप उन कॉलेजों से आप एक्सप्लेनेशन पूछिए, अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है उसको डिलिस्ट कीजिए। इतनी सीधी सी चीजों को एनएमसी ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जिसका कोई हल अभी तक नहीं हुआ। जिस इंस्टीट्यूशन आपने कानून बनाया, एम्बेसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, क्या कर, बाद में जब जाने के बाद पता चलता है, क्योंकि जाने तक उनको कुछ नहीं पता कि मुझे कुछ पता करना चाहिए था गवर्नमेंट से भी। उनको पता है बच्चे हर साल जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, बट जाने के बाद जब पता चलता कि ये प्रॉब्लम थी, फिर वो बच्चा परेशान, उसके पेरेंट परेशान। एजुकेशन आनी चाहिए एनएमसी से ही, जो कानून बनाता है उनको ही बच्चों का भविष्य बचाना चाहिए। और इसमें आखिरी में, इस एपिसोड के आखिरी में मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, पहले ही बोला कि कोई चीज परमानेंट नहीं होता है, इसमें जो भी कंट्राडिक्टरी कुछ शब्दों को जोड़े गए हैं उसको धीरे धीरे आने वाले समय में एनएमसी को करेक्ट करना पड़ेगा, उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे चीज इसमें जुड़े हैं जो दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। उन सारी चीजों को एनएमसी धीरे धीरे जैसे जैसे उनके पास उस पे ज्ञापन जाएंगे, जैसे जैसे उनके नजरों में इन बातों को रखने के लिए हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे, तो ये धीरे 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 इस चीज में सुधार आएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अचानक हो जाए, ये मुश्किल है। स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन के सुधारने में आपको 19 साल लगे थे, तो ये तो अभी 2 साल है, बहुत छोटा बच्चा है ये रेगुलेशन, लेकिन जरूर उम्मीद है। और खास करके रवि सर जैसे लोग, मैं वही बोला कि अब तो मैं इनको एक्टिविस्ट ही कहूंगा,
जिस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी है बच्चों के लिए, खास करके यूक्रेन के बच्चों के लिए, खास करके जो एफएमजीएल गजट है उसके जो ये 2-3 जो 10 इयर्स जो कैपिंग टाइम है, या जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, ये काबिले तारीफ है। इनको मैं देखता हूँ और इनके जितने भी ब्लॉग्स या ट्विटर, अब तो एक्स हो गया है, इनके पास देखिए रोज पीएमओ को टैग कर रहे हैं, रोज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कर रहे हैं, रोज एक्सटर्नल अफेयर्स को कर रहे हैं, आपके जितने भी ऑफिसर्स एनएमसी में है कर रहे हैं, इसका असर होता है। अब इस चीज को भी कोई अपना फायदा के लिए बना ले, कुछ दूसरा लोग बोले कि मेरा ही कंट्रीब्यूशन से हुआ है, इसको मानने में थोड़ी सी कोई मुझे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल है कि कोई किया, खास करके आपने बहुत मेहनत किया, आपके पीछे भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होगा, और उन सभी लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ तक एनएमसी को सोचने पे मजबूर कर दिया या कर रहा है कि हमारे बच्चे कैसे सेफ हों। तो अगले एपिसोड में हम लोग इसी एनएमसी के ही कई रूल्स और कई पब्लिक नोटिस हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे फिलीपींस के बीएस के बारे में, कि अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे यूक्रेन के जो ट्रांसफर केसेस है उसमें क्या अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, और किस तरीके से लोगों ने फिर उसको मिस इंटरप्रिटेशन करके बच्चों को कैसे फिर से फंसा रहा है। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे वहां पे हैं उनका भविष्य क्या होगा। तो ये अलग अलग टॉपिक रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आपके कंसर्न का किसी टॉपिक पे हम लोग लीगली या फिर कानूनन उस पर क्या राय हो सकती है उस पर हम लोग वीडियो बनाएं, और आप तक अपनी चीजों के माध्यम से कुछ भी अगर अवेयर करने में हम लोग सफल होते हैं, तो ये एपिसोड, ये होप कास्ट हम लोग के लिए काफी सफल रहेगा। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, बताएं कि आप किस चीज पे, क्या रूल्स रेगुलेशन या किस तरीके की बातें सुनना चाहते हैं। थैंक यू आपको कॉल सर, आपने समय दिया। अगले एपिसोड के लिए आपको मैं फिर हमेशा और इस चीज के लिए हमेशा साथ हूं। और अगला एपिसोड बिजनेस बाद में करेंगे। हम लोग किसी कॉलेज को, किसी कंट्री को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मकसद सिर्फ इतना है कि जो अवेयरनेस बच्चों में नहीं है रूल्स को लेके, जो खास करके फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स या उनके बच्चों तक कहीं ना कहीं से उनके कानों तक इन सारी चीजों की बातचीत के जरिए उनके पास ये अवेयरनेस फैलाने की हम लोग कोशिश कर सके। अब कितना सफल हो पाएंगे हम लोग, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना ही है कि हम इसको जहां हद से हद कोशिश रहे लोगों को फैला सके। तो अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बिल्कुल। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। एक कोशिश थी कि शुरुआत की जाए, कहाँ से शुरू की जाए। तो हुआ कि एनएमसी जो चीज फंसा हुआ है, ना एनएमसी जिंदा रहने दे रही है, ना मार रही है, तो इससे कैसे बचने का प्रयास किया जाए, उसी पे एक छोटा सा कोशिश था। आपने देखा, आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।